नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि यूज द बार ग्राफ इन फिगर 3.3, यानी कि इस फिगर में ये जो बार ग्राफ दिया गया है दोस्तों, इसे आपको देखना है, समझना है और फिर उसके बाद यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस बार ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस बार ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि ऐसे मतलब कितने बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग पेट एनिमल्स को क्या किया हुआ है, अपने घर पे मतलब अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर इसमें दिखाया जा रहा है। अब इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। पहले आप ये बार ग्राफ को समझ लो। जैसे अगर मैं डॉग की बात करूं, ठीक है, तो डॉग को रखने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो एक्सिस है ना दोस्तों, देखो इसको कहा जाता है वाई एक्सिस और ये होता है आपका ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस होता है। ठीक है, तो देखिएगा y एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया गया है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर ना जो पेट एनिमल्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं ये x एक्सिस के ऊपर, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो डॉग वाला बार ग्राफ है, मतलब ये जो डॉग वाला बार है, ये कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर पे क्या रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है डॉग्स। ठीक है, फिर कैट वाला आप देख सकते हो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कैट को रखा हुआ है, तो 10 ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो ये समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बता सकते हैं ना बहुत आसानी से। देखो जो भी पेट ज्यादा बच्चों के पास होगा वही मोस्ट पॉपुलर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों के पास कौन सा पेट है, तो वो है प्यारे बच्चों कैट। देखो इसका जो बार है ना वो सबसे ऊपर गया है, ये 10 तक गया है, बाकी सब तो नीचे नीचे ही रह गए हैं, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कैट होगा, है ना। तो चलो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं इसका उत्तर लिख रही हूँ प्यारे बच्चों फर्स्ट का, यानी कि ए का। तो कैसे लिखेंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। लो भाई, पहले का आंसर हमने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास है डॉग यानी कि कुत्ता। बताओ कितने कितने बच्चों के पास है। तो आप देखो ये कहां तक गया है, 8 तक गया है, यानी कि 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास है डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि रीड द बार ग्राफ इन फिगर 3.4, यानी इस फिगर में ये जो बार ग्राफ दिखाया गया है दोस्तों इसे आपको रीड करना है। ठीक है भैया, रीड कर लेंगे। जो क्या शो कर रहा है, तो विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई अ बुक स्टोर, यानी बुक स्टोर के द्वारा जो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड किए गए हैं प्यारे बच्चों 5 सालों का। ठीक है, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसे आपको अच्छे से स्टडी करना है और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर आपको बताने हैं। तो चलो मैं आपको बार ग्राफ के बारे में समझा देती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें बुक स्टोर है वो कितने बुक्स को सोल्ड करता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर हमने ईयर्स को दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। ठीक है, और ये वाला जो वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई एक्सिस, इसके ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है दोस्तों नंबर ऑफ बुक्स, यानी कितने बुक्स बेचे गए वो हमने इधर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें स्केल भी लिखना जरूरी होता है। जब मैं आपको बार ग्राफ बनाना सिखाऊंगी ना तो वहां पर देखिएगा स्केल भी हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्केल की मदद से हमको पता चलता है कि यहाँ पर मतलब इस 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा वो हमको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा इसमें दिखा पाना पॉसिबल है क्या, क्योंकि अगर बहुत सारे नंबर्स रहेंगे तो आपको वहां पे एक स्केल तो लेना ही पड़ेगा। जैसे मैप में हम लोग स्केल लेकर के बताते हैं कि अगर ये मैप में 1 सेंटीमीटर है तो जमीन पे कितना होगा 1 किलोमीटर, इस तरीके से हम दिखाते हैं ना। तो वैसे ही हमें इसमें भी क्या करना होता है, स्केल लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्केल में क्या दिया है कि 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 100 बुक्स, यानी कि देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये जो 1 यूनिट है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी समझ लो कि अगर मैं बार 1 बनाती हूँ यहां से लेकर के यहां तक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इतने बुक्स बेचे गए, कितने बुक्स बेचे गए, तो 100 बुक्स बेचे गए। समझे, तो ये बात हो जाती है। इसी तरीके से पूरा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है,
चलो, तो ये सारी बातें तो आप समझ गए हैं। अब बस आपको क्वेश्चन देखना है और इसके आंसर देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, इसमें क्या दिया गया है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है कि इन तीनों सालों में कितने कितने बुक्स जो है वो बेचे गए, ठीक है। एक बार आप ये पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, हो सकता है इसमें से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अगर आप इस बार ग्राफ को देखेंगे ना तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज देखो ना, यहाँ पर कोई नंबर दिया है, जैसे फर्स्ट वाले में पूरा प्रॉपरली नंबर दिया गया था तो हमने आसानी से बता दिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर तो दिया है, लेकिन देखो ये बार यहाँ तक गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा, आप ना क्वेश्चन को अच्छे से पहले एक बार ना रीड कर लो, ठीक है। आओ दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी कौन से ऐसे साल है जिसमें 475 और 225 बुक्स बेचे गए, ठीक है। तो इस डेटा को आप ध्यान रखिएगा, मे बी हमको आगे मतलब ये काम दे दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी 250 से कम बुक्स कौन से साल में बेचे गए वो हमको बताना है। और चौथा सवाल कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अच्छा, 1989 में हमने कितने बुक्स बेचे गए हैं वो हमने कैसे एस्टिमेट किया वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलो ये तो हम खैर एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ये तीनों सालों में कितने कितने बुक्स बेचे गए, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे आकर के चेक करना पड़ेगा। किस में चेक करेंगे भाई? इस ग्राफ में चेक करेंगे। तो बड़े ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1989 की, किसकी बात कर रहे हैं भाई? 1989 की बात कर रहे हैं। देखो मैंने इसको बड़ा भी कर दिया तो आप इसको देख के प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों, इसका जो बार है ना वो कहाँ तक गया है, जरा इसके ऊपर आप ध्यान लगाइएगा। ये यहाँ तक गया है ना, तो ये कहाँ पे जाकर के इसको टच करेगा? इधर, ये वाली लाइन को इधर आकर के वो टच करेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्या कि इसका नंबर क्या होगा? बता सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमको लग रहा है कि ये 180 190 के आसपास है ना, या फिर 170 175 के आसपास है, राइट। तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 180 185 भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ले ही तो सकते हैं। 175, ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो क्या लेना चाहिए? तो थोड़ा हम इसको और मतलब एग्जैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको ना 4 हिस्सों में बांट दो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, ठीक है। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया दोस्तों? समझो कि डिवाइड कर दिया, ठीक है। थोड़ा अच्छे से डिवाइड करते हैं। 1 2 3, ये मेरा थोड़ा बराबर नहीं हो रहा, 1 2 3 और वो 4, ठीक है। मतलब ये 4 हिस्सों में बट गया, ठीक है। 25-25 का, जैसे ये हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा 25, ये 25 और ये 25, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे आकर के इसको टच कर रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 175 इसको कह सकते हैं कि नहीं, है ना। मतलब 1989 में कितने बुक्स बेचे गए? तो 175 बुक्स बेचे गए, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देखो इसका आंसर हम लिख रहे हैं, पहले वाले का आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों आंसर, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। पहले हम लोग फर्स्ट का, जैसे यहाँ पे पहला ईयर क्या था? 1989, है ना। तो हम लिखेंगे कि इन 1989 कितने बुक्स बेचे गए भाई? 175। अप्रोक्सीमेटली हमने निकाला है, एग्जैक्ट नहीं निकाला है, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ब्रैकेट में लिख देना दोस्तों अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स 175 बुक्स वर सोल्ड, 175 बुक्स वर सोल्ड, ठीक, ओके। चलो ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। फिर आगे देखो, अगला साल यहाँ पे क्या दिया था दोस्तों? 1990। तो चलो अब चेक करना पड़ेगा कि 1990 में इन्होंने कितना बुक बेचा। तो आप भैया चेक करें। तो देखो इसका जो बार है वो दोस्तों वो कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया है। तो अगर मैं यहाँ से ये सीधी सी लाइन खींचती हूँ तो ये आकर के यहाँ पर इसको टच करेगा, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं? अगेन इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये 1 2 3 और ये चौथा पार्ट, ठीक है। यानी ये लगभग किसके पास चला जाएगा? किसके आसपास में है? 470 475 के आसपास में है ना। क्योंकि देखो 50 500 और 400 के बीच में, यानी 475 हो सकता है, 480 भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ 475 लेने के लिए? बिकॉज मैंने पहले ही देख लिया था यहाँ पे 475 है ना। तो इसीलिए हम लोग 475 ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। लगभग उसी के आसपास में ही तो है, यानी 475 बुक्स बेचे गए कौन से साल में? 1990 में। तो चलो यहाँ पे आगे इसी में आंसर लिख दो कि इन 1990 कितने बुक्स? 475। ये अप्रोक्स है भाई, तो ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स 475 बुक्स वर सोल्ड, बुक्स वर सोल्ड,
ठीक, चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद अगला साल यहाँ पे क्या दिया था दोस्तों 1992, तो 1992 में कितने बुक्स बेचे गए भाई, तो 1992 ये देखो इधर है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचूं तो ये आकर के किधर टच करेगा भाई, इधर आकर के टच करेगा। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। सीधी सी लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो यहाँ पर कहीं पर आकर के इसी के आसपास में ही आकर के इसको टच करेगा। ठीक है भैया, टच करने दो, कोई बात नहीं है ना। थोड़ा हम इसको ऐसे उठा देते हैं, यानी ये लगभग कहाँ तक जाएगा, ये 225 के आसपास है ना। देख लो अच्छे से ध्यान से, 225 तक है कि नहीं, बोलो हाँ है। और इधर हमने देख भी लिया था ये 225, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। तो 225 के आसपास में है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1992 में यानी कि 1992 में ना लगभग 225 बुक्स बेचे गए भाई, 225, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आइए आप लिख दीजिए, हम लिखेंगे कि एंड इन 1992 कितने 225, 225, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू ही है, एग्जैक्ट नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखो, ठीक है। अप्रॉक्स 225 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी अभी आपको फाइंड करना है कि कौन से साल में 475 और कौन से साल में 225 बुक्स बेचे गए। तो आप ना इसका आंसर इसको देख के ही दे सकते हो, जैसे कि 475 दिया है तो 475 कौन से साल में बेचा गया था, 1990 में, तो 1990 यहाँ पर आ जाएगा। और 225 कौन से साल में बेचा गया था, तो 1992 यानी कि 1992 में। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि कैसे लिखेंगे कि अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1992, ठीक है, 1990, ओके। कैसे भी आप स्टेटमेंट अपने मन से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ देख करके ही हम आंसर दे रहे हैं ना। तो फ्रॉम द ग्राफ से हमने देखा एंड हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अबाउट लगभग, अबाउट मतलब वही लगभग 475 बुक्स 475 बुक्स वर सोल्ड इन विच ईयर, इन 1990, ठीक है, इन 1990 एंड अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन, कौन से साल में बेचा गया भाई 225, तो 1992 में, वर सोल्ड इन 1992, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। चलो अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन विच ईयर्स वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी कौन से साल में ऐसा हुआ कि 250 से कम बुक्स को बेचा गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमको ग्राफ देखना पड़ेगा। तो 250 से कम का मतलब क्या, देखो बच्चों 250 कहाँ पर आएगा, 300 और 200 के बीच में आएगा, यानी एकदम बीचों बीच इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 250 से कम बुक बेचने वाले लोग मतलब नंबर ये नहीं, मतलब वो बताना है, देखो क्या बताना है हम लोगों को यहाँ पे कि इन विच ईयर, यानी कौन से साल में 250 से कम बुक्स बेचे गए। तो कौन कौन से साल है वो, देखो एक तो 1989 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने देखा था 175 बुक्स ही बेचे गए थे। अच्छा, और अगर मैं 1991 की बात करूँ तो देखो दोस्तों ये आकर के यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 300 के आसपास है, तो ये 250 से तो कम नहीं होने वाला, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें 1992 की, तो इसमें कितने बुक्स बेचे गए थे, देखो 225, ये 250 से तो कम ही है ना, यानी दो ऐसे ईयर्स हैं जिसमें 250 से कम बुक्स को सोल्ड किया गया था, ठीक है, 1989 और 1992। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बताइए जरा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे भाई, देखो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 3, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ, यानी ग्राफ ही देख के तो हम आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम द ग्राफ। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन 1989, okay, in 1989 and 1992 fewer than 250 books were sold, ठीक है, 250 books were sold। तो ये देखिए बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अभी फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ
यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। जैसे कि आप देख सकते हैं 1989 में हमने क्या किया था, एस्टिमेट ही तो किया था, अंदाजा लगाया था कि 175 बुक्स को क्या किया गया, बेचा गया। ठीक है, तो अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने ये कैसे एस्टिमेट कर लिया कि इतना ही आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, इससे कम क्यों नहीं हो सकता। तो चलो हम इसका रीजन लिखते हैं। आओ आपको बताती हूँ हम इसका रीजन कैसे लिखेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे डालते हैं प्यारे बच्चों नंबर 4। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, ध्यान से समझो, ये मैं पूरा ना मिटा देती हूँ पहले। तो देखो हमने बोला कि इस साल ना 175 बुक्स को क्या किया गया, बेचा गया। ठीक है, तो ये हमने कैसे एस्टिमेट किया, ध्यान दीजिएगा। देखो पहला तो इसका बार जो है ना वो कहाँ तक जा रहा है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो देखो दोस्तों ये 100 के ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना है, 100 बुक्स है, राइट। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 बुक्स के बराबर। ठीक है, 100 बुक्स हो जाएगा, तो 100 हमने यहाँ से ले लिया। फिर उसके बाद जब हम इसके आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये कहाँ तक गया है, देखो ध्यान से, कहाँ तक गया है, वो यहाँ तक गया है। यानी अगर मैं इसके 4 हिस्से करूँ, 4 हिस्से करूँ, तो उसमें से पता चलेगा कि ये 3 हिस्से तक तो गया है और चौथे पर नहीं गया है। ठीक है, यानी 4 में से, देखो 4 में से ये कितना हिस्सा इसने कवर किया है, 3 पार्ट्स को इसने कवर कर लिया है। ध्यान से समझो मेरी बातों को। देखो बच्चों इसके हमने कितने हिस्से करे, ये जो ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर तो हो गया 100 बुक्स के बराबर, चलो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से ऊपर गए तो हमने देखा कि ये हमने इसके 4 हिस्से करे, जिसमें से हमने देखा कि ये जो बार है ना वो कहां तक गया है, वो 3 हिस्से तक ही गया है। यानी 4 में से 3 पार्ट्स को इसने कवर कर लिया है। ठीक है, तो देखो ये पूरा जो है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3/4 इसका कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब 100 का 3/4 बता दीजिए कितना होगा। तो देखो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 25 3 जा कितना होता है प्यारे बच्चे, 75 होता है। ठीक है, यानी कि ये 100 हो गया और ये 75, तो ये दोनों मिलकर के बना देंगे 175। ठीक है, तो बस इसे ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम द ग्राफ, देखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हमने क्या देखा, तो ग्राफ से हमने ये देखा, हम लिखेंगे कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यानी हम यहाँ से क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूडेड दैट अबाउट, ऐसे लिखेंगे कि बार रिप्रेजेंटिंग, रुको, बार रिप्रेजेंटिंग 1989। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, इसका जो स्टेटमेंट है ना वो हमें थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए। तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बार ऑफ 1989, चलो यहाँ पे ऑफ लिख दो। ठीक है, बार ऑफ 1989 इज अबाउट, देखिएगा ये कहाँ तक, मतलब कहाँ तक है, देखो इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। एक तो दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर तक गया है, और दूसरा एंड इसी में और हम ऐड कर देंगे 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर का ये जो दूसरा 1 सेंटीमीटर था उसका कितना हिस्सा लिया है, 3/4 पार्ट लिया है। ठीक है, बराबर क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर एंड 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है स्केल तो हमने देखा था, सिंस वी नो दैट कि इसमें जो स्केल है ना दोस्तों वो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर है प्यारे बच्चों 100 बुक्स। ठीक है, कितने बुक्स हैं, 100 बुक्स। देखा था ना हम लोगों ने 1 यूनिट, यानी वही 1 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, तो उसके इक्वल में कितना बुक्स है, 100 बुक्स है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, सो देयरफॉर हम लिखेंगे, देखो एक तो 1 सेंटीमीटर, दूसरा ये जो 3/4 पार्ट है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो देखो ये कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 100 है ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 100 बुक्स। फिर उसके बाद 3/4 ऑफ 100, ओके 3/4 ऑफ 100 अभी हमने निकाला था 75। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा 100 प्लस 75, यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चे 75। समझ में आया ना, देखो 4 से पहले इसको कैंसिल करेंगे, फिर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 175 बुक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, इसको एस्टिमेट किया था, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। लीजिए यहाँ पर आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सब मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। ओके, चलो इसका मैं सबका कलर बदल देती हूँ। लो भैया बदल देते हैं इसका भी कलर। ठीक, लीजिए,
तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। हमें क्या करना था, ये बार ग्राफ देखना था और फिर इसके बेसिस पे हमको आंसर बताने थे। लो भैया हमने बता दिया, ठीक है। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। यानी कि यहाँ पर देखो दोस्तों नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताया गया कि अलग अलग क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, ठीक है। यानी कि हमें बार ग्राफ बनाना है। अभी तक क्या था कि बार ग्राफ दिया गया था, इसको हम पढ़ रहे थे और आंसर बता रहे थे, लेकिन नहीं, अभी इसमें क्या बोला है कि हमने तुमको डेटा दे दिया, अब तुम बार ग्राफ बनाओ और फिर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दो। हमने कहा ठीक है बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो बार ग्राफ है ना प्यारे बच्चों वो बना लेते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से जो ग्राफ पेपर होता है दोस्तों उसे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ बुक आती है, ग्राफ पेपर जिसमें रहता है, तो उसमें आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा स्केल है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो स्केल मैं बाद में लिखना बताती हूँ, पहले ये लिख लो। देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अभी इसके बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में, जब धीरे धीरे आगे की क्लासेस में जाओगे ना, तो वहां पर ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। तो इसको आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, बस अभी आप इतना ही समझो कि ये हमारा 0 होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो हमारा वाई एक्सिस है, जैसे इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देती हूँ, रुको, ये पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। हाँ यहाँ पर आ जाओ भाई, इतने पे आएगा तो चलेगा। हाँ चलो यहाँ तक लेके आते हो, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, इसको थोड़ा इसमें ला करके हम मिला देते हैं, ठीक, ओके। चलिए तो अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छे से देख लीजिए, ऐसे ही आपको बनाना रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अभी हमें स्केल क्या लेना होगा, और यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ना हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे क्लासेस को, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें स्केल कितना लेना चाहिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है आप देख सकते हो 135, 120, 95, 100, 90, 80, इस प्रकार से ये सारे नंबर्स दिए गए। तो हमें स्केल को प्रॉपरली अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो पूरा डेटा है उसको हम यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊं, मतलब ये ग्राफ पेपर है इसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो हमें कितना कितना लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ना 20-20 का गैप लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 10-10 का गैप लिया ना तो ये पूरा आगे तक चला जाएगा। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, देखो ये 80 तक ही जा रहा है। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो बच्चे कहाँ तक हैं, 135 तक है, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। तो मुझे ना यहाँ पे 20-20 का गैप लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो उसमें जगह होगी ना, तो आप 10-10 का भी गैप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 20-20 का गैप ले लेते हैं। तो 20, देखो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू हमको क्या लेना है, जैसे कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसमें आप देखिएगा बॉक्स बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो जो बॉक्स है ना बच्चों, वो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन हमने लिया है। 20 के बाद क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 20-20 का गैप ले रहे हैं ना। 60 आएगा, फिर यहाँ पर 80 आ जाएगा, उसके बाद इधर आएगा दोस्तों 100, और यहाँ पे लिख दिया हमने 120। 120 के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 140। इसके ऊपर भी जाने की जरूरत है क्या, अब इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस इतने ही बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बार ग्राफ बनाते हैं। तो देखो बच्चों जैसे कि क्लास कौन सी है, 5th क्लास, ठीक है। अब ये 5th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 135। तो हम आएंगे यहाँ पर और इधर डालेंगे बच्चों कौन सी क्लास, 5th क्लास। तो इधर मैंने लिख दिया 5th, ठीक है, ये 5th क्लास का बार रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है भाई, रेक्टेंगल, ठीक है, जो कहाँ तक जाएगा प्यारे बच्चों, जो हमारा 135 तक जाएगा। तो 135 कहाँ पर आएगा, सोचो जरा, अच्छे से सोच के बताओ। तो दोस्तों यहाँ तक जाएगा, देखो ये यहाँ तक जाएगा ना, कैसे, देखो 120, रुको 1 मिनट, हाँ कहाँ तक जाएगा मैं बाद में इसको बताती हूँ, पहले आप ये समझ लो। देखो ये 120 और 140 के बीच में आएगा 135, है ना, दिख रहा है ना। तो देखो दोस्तों अगर मैं ये बीच वाला ले लेती हूँ तो 120 और 140 यानी कि ये तो 130 हो जाएगा, हमें तो 135 लेना है, यानी कि 5 और आगे जाना है। तो 5 और आगे जाना है, मतलब हमें 140 और 130 के ना बीचों बीच वाला पार्ट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, यानी कि ये बार ग्राफ लगभग यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये बार ना यहाँ तक जाएगा। तो ऐसे करके हमें ना डिसाइड करना होता है, समझे, हाँ देखो यहाँ पर ऐसे,
ये नहीं और थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 130 होगा। देखो यहाँ पर ये 135 हो सकता है, समझे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा, मतलब वो ग्राफ पेपर, तो उसमें अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो एक एक जो बॉक्स है ना वो हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऐसे करके लाइन खींचे होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें आप ना काउंटिंग करके समझ सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ काउंटिंग करने के लिए है नहीं, तो मैं ना ऐसे ही इसका जो नंबर है वो ले रही हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला तो हमने बना दिया जिसमें 135 बच्चे थे। कितने बच्चे थे भाई? 135, ठीक है। दूसरी क्लास की बात करेंगे यानी 6 क्लास की, तो इसमें टोटल 120 बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ तक जाएगा? 120 तक जाएगा। तो मैं इधर डाल देती हूँ 6 क्लास। लो भैया 6 क्लास मैंने डाल दिया। अब उसके बाद ये 120 तक जाएगा, तो लो जी हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना देते हैं कुछ यू ऐसे करके। तो लीजिए बच्चों ये भी हो गया, ठीक है। अगली क्लास कौन सी है? अगली क्लास है 7th, जिसके अंदर कितने बच्चे हैं? 95। तो पहले मुझे ये बताओ कि 95 कहाँ पर आएगा। तो देखो 80 और 100 के बीच में यहाँ पे तो 90 आ जाएगा, मुझे 95 बोला गया। 95 का मतलब क्या होता है कि ये देखो ये है 90, ठीक है। 90 के आगे यानी यहाँ पर आएगा लगभग हमारा ग्राफ, ठीक है। तो चलो अब देखो कौन सा क्लास है भाई? 7th क्लास है, 7th क्लास, ठीक है। हम इधर ग्राफ बना देते हैं, यानी कि बार बना देते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 80, देखो ये 80 था, ये 90 और 90 से 5 आ गए यानी कि 95। देखो इसमें ना टोटल 95 बच्चों की बात की जा रही थी। पहले मैं इसको यहाँ पे ला देती हूँ, हाँ 95, ठीक है। और यहाँ पर ये कितने बच्चे थे भाई? 120, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास है दोस्तों 8th, जिसमें 100 बच्चों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमने डाला EIGHTH, ठीक है, 8th, ओके। 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स है ना। तो ये जो बार है ना वो कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। तो देखो बच्चों कुछ यूं ऐसे करके हमें ये ड्रॉ कर देना है, ऐसे हमने लाइन खींच दी, ये 100 तक गया, ठीक। कोई परेशानी बताओ जरा, है ना, ये 100 तक गया। यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 9th क्लास में अगर आप देखेंगे तो 90 बच्चे हैं। 9th क्लास में प्यारे बच्चों 90 बच्चे हैं, ठीक है। 90 ही है ना, जरा मैं देख लूं, हाँ 9th में 90 ही है, कोई बात नहीं। आओ देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? 90 कहाँ पर आएगा? तो 80 और 100 के बीचों बीच, देखो 80 और 100 के बीचों बीच यहाँ पर आएगा ना बच्चों 90, ठीक है। देखो 80 और 100 के बीचों बीच 90, तो हम यहाँ से ये 80 और 100 के बीचों बीच ये हो जाएगा, ठीक है। देखो 90 एक बार हम मिला लेते हैं, 90 90, हाँ 90। फिर आगे देखेंगे 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 80 बच्चे हैं। 10th क्लास यहाँ पे डाल देते हैं प्यारे बच्चों 10th, ठीक है। रुको वेट, यहाँ पे लिख दिया हमने 10th, ठीक। तो 10th में कितने बच्चे हैं? 90। तो 90 थे कि 80 थे? 80 थे। तो 80 कहाँ पर आएगा? 80 आई थिंक इधर आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो एक बार मैं पूरा आपको मतलब मिला के बता देती हूँ। देखो ये 80 ही है, यहाँ पे देखो ये 80 पे आके टच कर रहा है, यानी कि इसमें 80 बच्चे, ठीक। चलिए, तो ये बार ग्राफ तो हमने बना दिया। अब उसके बाद हमें ये स्केल भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्केल हमने कितना लिया है? तो 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन हमने लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों स्केल के बारे में, क्या लिखेंगे? स्केल, जहां पर हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ठीक है। यस चलो अब स्केल को उसकी जगह पे हम पहुंचा देते हैं। चलो भाई स्केल तुम आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो स्केल को ना यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। चलो तो इधर देखिए आप सभी लोग, हमने बार ग्राफ तो बना दिया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हम लोगों को देने हैं। तो चलो भाई एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यानी तुम जो है वो स्केल कैसे चूज करोगे। तो हमने कैसे स्केल चूज किया था? हमने इस हिसाब से स्केल को चूज किया था ताकि हम क्या कर पाए, ये जो डेटा दिया गया है इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए और एकदम क्लियरली, है ना, ताकि साफ साफ पता चले। जैसे ये जो ग्राफ है ना प्यारे बच्चों, इसको देख करके हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या दिया गया है। जैसे हम बता सकते हैं कि 5th क्लास में कितने बच्चे? 135, ठीक है। फिर 10th क्लास में कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को रीड कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बताइए। तो देखिए दोस्तों, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब लिखने का तरीका बता दो भैया, लिखेंगे कैसे। तो देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से हम इसमें ना आंसर लिखेंगे तो ये पूरा बोर्ड जो है वो भर जाएगा, इसीलिए इसको भेजना पड़ेगा ऊपर। चलो भाई तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो हमने यहाँ पर जो स्केल है दोस्तों वो कितना लिया? 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। 10 चिल्ड्रन लिया कि 20 लिया? 20 लिया था ना हमने। देखो मैंने यहाँ पे 10 गलती से लिख दिया है, आप 20 लिखिएगा, ठीक है। देखो गलत मैं अभी करने ही जा रही थी, अच्छा हुआ जो मुझे याद आ गया, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे कि हमने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर। वी विल टेक
scale as 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। ठीक है, अब ऐसा हमने 10 नहीं 20, बार बार मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 10 आ रहा है, वैसे तो मैंने 20 लिया है, 20 चिल्ड्रन। ठीक है, बिकॉज अब ऐसा क्यों, इसका रीजन जरा आप बता दो। बिकॉज बाय यूजिंग दिस स्केल we can represent the given data clearly। ठीक है, आप ऐसे लिख दो, we can represent the given data clearly। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मैंने ये लिखा कि वी विल टेक स्केल एज अ, मतलब हम स्केल क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 बच्चे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ये जो डेटा दिया गया है उसको क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और कोई स्केल लें, मतलब कोई भी अलग, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3-3 का गैप ले लिया, तो फिर वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि अगर आप ये 3-3 का गैप लेंगे तो सोचिए ना कि आपका जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, तो इतना बड़ा आप बनाओगे क्या, नहीं ना। तो स्केल को बहुत सोच समझ के लिया जाता है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो ए और बी करके है, तो ए का आंसर हमने बता दिया भाई, लीजिए ए का आंसर बता दिया। अब उसके बाद बी की हम बात करेंगे, तो बी में क्या दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी सब क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, कोई बात नहीं। तो बी का फर्स्ट, इसमें क्या लिखा है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, यानी ज्यादा बच्चे और कम बच्चे आपको बताना है, तो वो तो आप यहां से भी देख करके बता सकते हैं। बताइए कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें ज्यादा बच्चे हैं, तो देखो दोस्तों 135 सबसे ज्यादा है ना, यानी कि 5th क्लास में ज्यादा बच्चे हैं और सबसे कम किसमें है, तो 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन 5th क्लास, इन फिफ्थ, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया ना दोस्तों वैसे लिखते हैं कि 5th क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड कौन सा क्लास, 10th क्लास, एंड 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो बस ये देखिए यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, तीसरा नहीं दूसरा, क्योंकि बी में हमारा जो फर्स्ट था इसका आंसर हमने बता दिया। फिर सेकंड, इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अच्छा, हमको ना बच्चों यहाँ पे रेशियो बताना है। ठीक है, तो किसका किसका रेशियो बताना है, चलो आपको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो हमने ये ले लिया, आओ यहाँ पे डालेंगे हम लोग सेकेंड नंबर, ये देखो ये बी का 2 है। ठीक है बच्चों, बी का ये 2 है, ध्यान रखना। ओके, अब आपको यहाँ पे रेशियो बताना है दोस्तों, तो किसका किसका रेशियो बताना है जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में देखा था ना आप लोगों ने, इसमें रेशियो किसका पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यानी कि देखो क्लास 6 और क्लास 8, ठीक है, ये जो बच्चे हैं ना दोस्तों, इनका हमको रेशियो बताना है। मतलब जो क्लास 6 के बच्चे हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनको नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, अगर आप बात करेंगे किसकी, क्लास 6 की, तो उसमें कितने बच्चे थे भाई, 120 थे। और क्लास 8 में कितने बच्चे थे, 100, है ना, हमने देखा था 120 और 100। अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 2 से दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 12, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 2 5 10। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है,
रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो वो होगा 6:5, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और जो जो हमसे बोला गया था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए वो भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लिए ना, बार ग्राफ बोला गया था बनाने, वो भी हमने बना दिया, क्वेश्चन पूछे गए थे उनके भी आंसर हमने दे दिया। अब बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। अब चलो अगले सवाल पे। तो आपको ये बार ग्राफ बनाना है, अच्छे से रेशियो भी लिखना है, सब कुछ करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ठीक है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ पर ये डेटा दिया गया। अब इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। फिर उसके बाद ये जब आप बना लेंगे, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। पहले आप वर्टिकल लाइन खींचेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा और फिर उसके बाद हम लोग जो स्केल वगैरह है वो सब लिखेंगे और बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो अब वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम मेहनत से डरते थोड़े ना है, हम तो मेहनत करेंगे, ठीक। हाँ, थोड़ा इसको बोलते हैं भैया तू ना इधर आ जा, कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया है, अब तुझे आना पड़ेगा इधर। इधर मतलब इधर, ठीक है। हाँ, और ये जो है ना, इसको बोलते हैं भाई तू ना ऊपर जा, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। चलो ये हो गया, और थोड़ा इसको नीचे करते हैं, थोड़ा तुम नीचे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, ठीक। अच्छा, ये ग्राफ में हमने कुछ गड़बड़ की थी क्या, नहीं सब कुछ ठीक था। आओ इधर देखो, इसको प्रॉपरली हम लेकर के आ जाते हैं। लो भैया लेके आ गए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से पहले तो ये हमने एरो बना दिया। अब देखो दोस्तों, हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम दिखाएंगे। और ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ना दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसके जो मार्क्स दिए गए, मार्क्स से दिए हैं ना, उनके परफॉर्मेंस यानी कि वही मार्क्स बताए जा रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के, तो उनको हम दिखाएंगे दोस्तों वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको कैसा बार ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चे, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब आप जानते हो, जैसे यहाँ पर हमने देखा था तो ये डबल वाला थोड़ा ना था, डबल में ना दो दो एक साथ बनता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा आपको समझेगा, देखिए यहाँ पर हम पहले तो स्केल वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। आओ इधर आ जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। और हमें कितने कितने का डिफरेंस लेना चाहिए ये भी जरा देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये कहाँ तक गया, हाईएस्ट वैल्यू इसमें 80-81 तक है, यानी अगर मैं 10-10 का डिफरेंस लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो भाई, इसमें ना हम लोग 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 20, 30 एंड देन 40, फिर उसके बाद यहाँ पे 50, 50, 60, 70। अरे ये तो 70 तक ही गया, मतलब थोड़ा और नीचे हमको करना पड़ेगा। देख लो, देख रहे हैं आप सभी लोग, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो स्केल है ना वो हम बहुत सोच समझ के यहाँ पर लेंगे, वरना आंसर ही नहीं आ पाएगा। देखो अब इसको थोड़ा और नीचे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पर लेके आएंगे ना तब जाके हमारा काम हो पाएगा। चलो यहाँ तक लेके आ जाते हैं, तुम इतने में तो हो ही जाएगा। अब तो कोई चांस नहीं है गलत होने का। और ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा हम भेजते हैं ऊपर तक, कोई बात नहीं, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, थोड़ा और बड़ा हो जा भाई तू। चलो इधर से हमने ये एरो लगा दिया, ठीक। चलो अब 10-10 का गैप ले लेते हैं, जैसे कि मैं पहले ले रही थी। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10, इधर आएगा 20, 30, 40, 50 और ये हो गया आपका 60। फिर यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों 70, 70, 70, 70, ये देखो 70 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा भाई 80 और इसके आगे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे 90 आएगा, 90, ये 80 और यहाँ पे आ गया 90। देखो ये आ गया भाई 90, ठीक है। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम लोग सबको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें मैं लिख देती हूँ दोस्तों इंग्लिश, ठीक है। चलो अब इंग्लिश में देखिएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो पहले टर्म की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स मिले थे, 67। आप देख सकते हैं 67 लिखा हुआ है। तो अब बताओ मुझे कि 67 कहां पर जा करके रुकेगा। तो देखो दोस्तों 67 तो 60 के ऊपर आएगा और 70 से कम, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 60 और 70 के बीच में देखो कितने का गैप हमको देखने मिल रहा है, यानी 60 से 70 तक जाने में कितना हमको कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, 10 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसके मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो 10 का गैप है। कितने का गैप
गैप है बच्चे? 10 का गैप है, ठीक है। तो हमको 67 पे जाना है। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ, जैसे देखो ये बीच में जब जाएंगे ना तो ये हमारा 65 यानी कि 5 हम आगे बढ़ जाएंगे, ये 65 हो जाएगा। अब 65 से हमको 2 और आगे जाना है, तो सोचो कहाँ पर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं। देखो 66 इधर आएगा, 67 लगभग इधर पे आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है ना बच्चे, ये यहाँ पर आकर के रुकेगा। तो चलो अब ये बार हम बना देते हैं फटाक से, मतलब ये रेक्टेंगल हम बना देते हैं इंग्लिश के लिए। ये देखो दोस्तों, आप इतना छोटा ही बना सकते हो, मतलब ऐसे पतला ही बना सकते हो, ऐसे मोटा ही बना सकते हो। वैसे सब्जेक्ट कितने हैं उस हिसाब से हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं इतना इतना लेने लगी तो 1 2, अच्छा इसमें फिर वो ऐड हो जाएगा, मतलब ये 1, रुको 1 मिनट काउंट कर लेने दो, 1, फिर ये यहाँ पर 2 3 3 यहाँ तक आएगा, फिर इसको छोड़ा तो 4 और ये 5 हो जाएगा। चलो मोटा मोटा बनाएंगे तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आओ देखो ये कहाँ तक जाएगा, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था। देखो दोस्तों ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर आकर के मिल जाएगा हमको 67। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? 67 मिलेगा। तो इधर मैं लिख देती हूँ 67। वैसे ये लिख करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी जो मैंने इधर लिखा, क्योंकि वो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो बस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। फिर ये तो हमने फर्स्ट टर्म की बात की, फिर उसके बाद बच्चों सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म में देखिएगा कितना मार्क्स मिला था सेकंड टर्म में इंग्लिश में, तो 70, ठीक है। 70 इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो 70 कहाँ पे आ रहे हैं वो तो हमको सामने से ही दिख रहा है, तो इसमें तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। 70 तो हमको सामने से ही दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना दोस्तों, ये हम यहाँ पे देखो इसके बाजू में ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी इंग्लिश सब्जेक्ट की ही बात चल रही है ना, तो ये यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखेंगे, मतलब बनाएंगे, ठीक है। ये कितना है, ये 70 तक गया है, तो 70 हमने दिखा दिया, ठीक। चलो इंग्लिश की बात हमने कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों हिंदी, यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे, मतलब कितना रहा है स्कोर, तो 72। अब 72 कहाँ पर जाएगा, तो 70 के 2 आगे, ठीक है। 70 के 2 आगे मतलब देखो 1 2 यहाँ तक आप लेकर के इसको जा सकते हो। तो देखो बच्चों जो आपका ग्राफ है वो कुछ यूं बनने वाला है, ऐसे बनेगा, और ये 70 के 2 पॉइंट आगे जाएगा। तो देखो लगभग 2 पॉइंट आगे हमने इसको भेज दिया है ना। 72 दिया गया था ना बच्चे, तो 72 ये लो। उसके बाद सेकंड टर्म में इसी में कितना परफॉर्मेंस रहा है, 65। तो 65 तो हम इजीली देख सकते हैं 60 और 70 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो चलो 65 कहाँ पर आएगा, 60 और 70 के बीच में, जो कि बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें ऐसे सामने से ही दिख रहा है। देखो भैया 65, ठीक है। तो 72 और 65 हो गया। फिर मैथ्स की बात करेंगे भाई, तो मैथ्स में हम जरा देख लेते हैं। मैथ्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में देखो दोस्तों फर्स्ट में कितने मार्क्स मिले थे, 88 यहाँ पे स्कोर दिया गया है। तो 88 कहाँ पर जाएगा, तो 80 से ऊपर जाएगा, यानी 90 के करीब करीब। तो 90 के करीब मतलब देखो 90 के पास में हमको लेकर के जाना पड़ेगा इस ग्राफ को, मतलब इस बार को। देखो ये 90 के करीब, लेकिन 90 मतलब पूरा 90 थोड़े ना है। देखो 88 बोला गया, यानी कि 90 से 2 कम। तो देखो 90 से 2 कम, 90 से 2 कम कहाँ पर आएगा, इधर ही तो आएगा, तो वो हमने बना दिया है, ठीक। तो इधर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चे 88। फिर उसके बाद आप देखिएगा अगला यहाँ पर 95 दिया गया, यानी सेकंड टर्म में उसको कितना स्कोर रहा है दोस्तों, 95। तो 95 तो और मतलब 90 के और ऊपर तक जाएगा, कोई बात नहीं। आओ ये 90 था ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देती हूँ, मतलब थोड़ा और ऊंचा कर देती हूँ। देखो इसको मैंने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, यहाँ पे ये देखो ये 100 हो जाएगा, ठीक। 95 बोला गया तो 100 और 90 के बीच में आ जाएगा। तो 100 और 90 के बीच में, यानी कि ये यहाँ पर आएगा, देखो 95 है ना, ये इधर आएगा भाई 95, ठीक है। देखो ये 90 था, आप देख सकते हैं बच्चों ये 90 था, ठीक है। अब 90 से 5 और ऊपर हम गए हैं, यहाँ तक चले जाते तब तो वो 100 पे पहुंच जाते ना, तो हम 5 ऊपर गए हैं। तो ये देख सकते हो, ये हमने 95 को इधर रिप्रेजेंट कर दिया है मैथ सब्जेक्ट में, जो कि सेकेंड टर्म का जो स्कोर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 95, ठीक है। फिर हमें आगे बढ़ना होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा और हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। तुम कहीं मत जाओ, आओ देखो। फिर अगला सब्जेक्ट कौन सा है भाई, साइंस। मैथ्स का हमने दिखा दिया, अब साइंस की बात करेंगे। तो इधर मैं लिख देती हूँ दोस्तों साइंस, इधर मैंने लिख दिया साइंस, ठीक है। अब साइंस में देखो फर्स्ट टर्म का स्कोर कितना रहा है, 81। तो 81 कहां पर जाएगा, 80 से 1 आगे, ठीक है। तो 80 यहां पर रहा, अब इससे 1 आगे हमको जाना है। तो देखो भाई इधर मैं बनाती हूँ, ये हमने ग्राफ बना दिया, मतलब बार बना दिया। 80 कहां पे आ रहा है बच्चों, 80 जो है 80 हमारा इधर पे आ रहा है। देखो 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 देखना पड़ेगा हमको अच्छे से, 80 कहां पे आ रहा है, 80 इधर आ रहा है।
तो 80 से हमको कितना आगे जाना पड़ेगा, बोला गया है 81, यानी कि 80 से 1 पॉइंट हमको आगे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आओ 1 पॉइंट बस आगे जाना है ना, तो 80 इधर आ रहा है, तो 80 से 1 आगे यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 81। फिर सेकंड टर्म का स्कोर अगर हम देखें तो 85, 85 कहाँ पर जाएगा, तो 80 और 90 के बीचों बीच, 80 और 90 के बीचों बीच यानी कि यहाँ पर। तो देखो भाई, ये हमारा ग्राफ हो गया, बार हो गया, और 80 और 90 के बीच में यही तो आएगा। देखो 80 और 90 के बीच में यही तो आएगा, देखो 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 ध्यान से, है ना। तो ये हो गया बच्चों 85। ठीक है, तो इधर मैं लिख देती हूँ 85, राइट। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो इसको मिटा देते हैं पहले तो। अब आगे देखो, अगला सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों हमारा सोशल साइंस। चलो चलो अब सोशल साइंस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म के मार्क्स को अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म के स्कोर को, तो वो है 73। तो 73 कहाँ पर आएगा, तो 70 से 3 पॉइंट आगे। तो 70 देखो भाई इधर है, अब 70 से 3 पॉइंट हमको आगे जाना है। 3 पॉइंट बोलेंगे मतलब 3 पॉइंट अगर हम बोले तो यहाँ तक हम जा सकते हैं, देखो भाई इधर तक आ सकते हैं, है ना। वो तो 4 हो गया, थोड़ा सा नीचे ही रहेंगे, 73 बोला है ना। तो आओ यहाँ पर हमने बनाया ये ग्राफ, और ये कहाँ तक जाएगा, 70 कहाँ पे आ रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये 70 हो गया, 70 आ गया। अब 70 से 3 पॉइंट आगे, थोड़ा और आगे पहुंच जा भाई। हाँ ये 3 हो गया ना, फिर उसके बाद 4 और 5 हो जाएगा। चलो तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा 73, जैसे कि आप इधर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टर्म में आप देख लो 75 रहा है प्यारे बच्चों इसका परफॉर्मेंस। तो 75 का मतलब क्या, इसी को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 75 तक लेकर के चले जाएंगे, हम इसको थोड़ा यहाँ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, देखो ये 75 तक गया है कि नहीं। अगर मैं 75 से यहाँ पे लाइन खींचूं तो देखो ये प्रॉपरली आकर के यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये 75 तक गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 75। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारा बार ग्राफ था दोस्तों इसको बना दिया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, जैसे कि वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है वो हमको बताना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमने क्या दिखाया है, मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे मार्क्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, मार्क्स लिख देंगे। समझ में आया, ये देखो मैंने मार्क्स लिखा है बराबर। फिर उसके बाद हमें स्केल भी लिखना पड़ेगा। आओ मैं इधर पूरा अच्छे से लिख देती हूँ। ये पहले मार्क्स की बात हम कर लेते हैं, मार्क्स MARKS। ठीक है, चलो अब इसको इसके जगह पे हम पहुंचा देते हैं। चलो भाई तुम अपनी जगह पे जाओ, ये आ गया अपनी जगह पे। ठीक है, अब स्केल हम देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू क्या लिया है, 10 मार्क्स लिया है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे 10 मार्क्स। ठीक है, अब इसको स्केल की जगह पे हम पहुंचा देते हैं। आओ भाई स्केल तुम अपनी जगह पे चलो। चलो भैया ये स्केल भी अपनी जगह पे पहुंच गया, जो हमको इधर लिखना होता है हमने लिख दिया। ठीक है, स्केल थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद हमें इसमें क्या बताना था, हाँ अभी देखो बच्चों ये हमने बना तो दिया, लेकिन क्या आपको इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, बताओ क्या। अच्छा अगर मैं मतलब मैंने आपको कुछ भी डेटा नहीं दिया, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ इसमें फर्स्ट टर्म, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म का स्कोर कितना रहा है, तो आप कैसे पहचान पाओगे कौन सा फर्स्ट टर्म का है और कौन सा सेकंड टर्म का है। ये तो हमको पहचान में नहीं आ रहा, हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि हमको पहचान में आ जाए, ये देखते ही समझ में आ जाए कि फर्स्ट टर्म का स्कोर और सेकंड टर्म का स्कोर कितना कितना है। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म के स्कोर्स है ना उनको हम यहाँ पे कलरफुल बना सकते हैं, यानी उसमें शेडिंग कर सकते हैं, कैसे भी आप डिजाइन वगैरह बना सकते हो। ठीक है, उसको बस पहचानने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को पूरा कलर कर देते हैं। लीजिए फर्स्ट टर्म, हर जगह फर्स्ट टर्म को हमने क्या कर दिया बच्चे, कलर कर दिया, और जो सेकंड टर्म है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, देखो ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, समझ में आया। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी क्या करना है, अब यहाँ पे लिखो कि आपने कौन से बॉक्स को क्या माना है। तो चलो यहाँ पर बच्चों हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, हाँ ऐसा बॉक्स बनाएंगे। लो भैया हमने ये बॉक्स जो है वो बना दिया। ठीक है, हाँ ये बॉक्स बनाया, और इसमें हम क्या लिखेंगे बताती हूँ, सारी बातें आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ अब दूसरा बॉक्स भी ले लेते हैं। लो भाई दूसरा बॉक्स यहाँ पर, ठीक, हाँ ठीक है ये भी हो गया। तो अब जो कलरफुल वाला पार्ट है ना प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे पूरा पीला पीला कलर किया गया है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फिर ये वाला जो है ये सेकेंड टर्म के मार्क्स को दिखा रहा है, तो सेकेंड टर्म। ठीक है, देखो जैसे अब इस डेटा को देखो और आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स में फर्स्ट टर्म का स्कोर कितना रहा है, तो आप जाएंगे मैथ्स वाले सेक्शन में, देखो मैथ्स वाला ये रहा, और बता देंगे कि हाँ ये ग्राफ यहाँ तक गया है बार, मतलब 88। ठीक है, समझ में आया। अब चलो इसको ना इसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो चल भाई तू अपनी जगह पे चले जा, ये आ जाएगा इधर। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है,
लेकिन डोंट वरी, मैं तो इसको इसमें ला करके लिख ही दूंगी। लो भैया लिख दिया हमने, ठीक है। तो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। अब ये बार ग्राफ जो है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो नंबर मैंने लिखे थे इनको मैं मिटा सकती हूँ, मतलब मिटा देती हूँ। तो चलो मिटा देते हैं, एक बार मैं मिलाते हुए चलूंगी। जैसे कि 67 बोला गया था तो 67 तक हम गए थे, मिटा दिया। अरे आ जाओ, मिट जाओ, मिट गया, कोई बात नहीं। आगे देखो, ये 70 तक था, ओके, ये 72 तक था, ठीक है। 65 था तो 65 तक भी है। 88 मतलब 80, 90 से थोड़ा सा नीचे, तो 90 से थोड़ा सा नीचे है। ये 95 बोला था तो 95, ये 90 और 5 आगे 95, ठीक है। और ये 81 बोला था तो 80 से एक आगे 85, मतलब यहाँ पर है 85, बिल्कुल सही है। चलो तो इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी। 73 बोला था, यानी कि ये हमारा 70 है, 70 से 3 आगे, ठीक है। 75 बोला था तो ये पूरा 75 के लगभग आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से कर देती हूँ प्यारे बच्चों, गायब, ठीक है। हाँ, अब इसको कलरफुल बना देते हैं भाई, कलरफुल बन जा। हाँ लो, ये बन गया, ठीक। चलिए, तो ग्राफ तो हमने बना लिया। अब उसके बाद वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उनके आंसर हमको बताने हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी आपको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिएगा, इसका आंसर ना आप इसको देख के भी दे सकते हैं, और ये जो बार ग्राफ बनाया हमने इसमें भी देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने ज्यादा इंप्रूव किया है, ठीक है। देखो, जैसे ये फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, ये सेकंड टर्म का मार्क्स है, तो देखो इसमें ज्यादा डिफरेंस हमको दिखाई दे नहीं रहा। ज्यादा डिफरेंस हम कहाँ पे देख पा रहे हैं, हिंदी में तो वो नीचे ही चला गया है, तो इसको मत देखो। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में देखो ये इतना ऊंचा उठा है, मतलब कितने का डिफरेंस है भाई, तो ज्यादा डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है। यानी हम देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैथ्स में उसने ज्यादा इंप्रूव किया है, ठीक है। देखो मैथ्स में उसको पहले कितने मार्क्स मिले थे, तो 88 मिले थे, लेकिन अब डायरेक्टली 95 मिले हैं। जरा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ग्राफ है ना बच्चों, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। रुको, मैं इसको पहले छोटा करूंगी, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि ये, हाँ थोड़ा टाइम लगाएगा ये, कोई बात नहीं। वैसे ज्यादा ही तो छोटा मैंने नहीं कर दिया ना। हाँ चलो, अभी आएगा थोड़ी देर में, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या था कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स में उसने ज्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। फिर इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यानी सबसे कम इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में किया। और हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है वो फर्स्ट टर्म की अपेक्षा क्या हुआ है, मतलब नीचे चला गया है, ठीक है। तो चलो अब इसके आंसर हम देते हैं एक एक करके, इसको भेजते हैं ऊपर। अभी थोड़ा और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब ये ऊपर गया, हाँ अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। चलो, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे वो मैं आपको समझाते जाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया कि मैथ्स में क्या हो रहा है कि वो ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर रहा है ना। जैसे इंग्लिश में देखोगे ना तो 67 है और फिर सेकंड टर्म में 70 है, यानी कि 3 मार्क्स यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो कम हो रहा है, तो हिंदी का मतलब, क्योंकि यहाँ पर हमको इंप्रूवमेंट बताना है, ठीक है। और ये 88 से 95 पे गया, 88 से 95 पे जाने का मतलब क्या है कि 5 और 2 यानी कि 7 मार्क्स का यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। साइंस में अगर आप देखेंगे तो 81 से 85 पर गया, 81 से 85 पे गया, यानी कि यहाँ पे 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो 73 से 75 यानी कि 2 मार्क्स का ही इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, मैथ्स में हुआ है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्स, ठीक है। तो आप इसका आंसर ग्राफ की मदद से भी दे सकते हैं और ये जो यहाँ पे डेटा दिया गया है इसकी मदद से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले का आंसर तो मैथ्स हो जाएगा, मैंने आपको पूरा बता ही दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हमने आंसर, फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि इन मैथ सब्जेक्ट, इन मैथ्स, ठीक है, in maths subject the child improved his performance the most, ठीक है, the child improved his performance the most, परफॉर्मेंस द मोस्ट, ठीक।
तो ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका आंसर, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट किया है बच्चे ने। तो देखो भाई मैथ्स में तो उसने सबसे ज्यादा किया, तो मैथ्स का तो देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हिंदी में तो वो गोज डाउन हो गया, मतलब नीचे चला गया, तो इसको भी मत देखो। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है भाई, और इसकी बात करें तो इसमें 4 मार्क्स का हुआ है, और इसमें अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स का। ठीक है, तो बताओ 3, 4 और 2, इसमें से सबसे कम कौन सा है? 2। यानी कि सोशल साइंस में उसका जो इंप्रूवमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो लीस्ट रहा है, यानी कि सबसे कम रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हम लिखेंगे कि इन सोशल साइंस द चाइल्ड हैज इम्प्रूव द लिस्ट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे कि इन सोशल साइंस मैं क्या लिख रही हूँ? साइंस, द चाइल्ड हैज इम्प्रूव द लिस्ट, इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द लिस्ट। ठीक है, सबसे कम उसने कहाँ पे किया है? तो साइंस, सोशल साइंस में, है ना। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, देख लीजिए जरा। इसमें क्या लिखा है कि हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है क्या कि परफॉर्मेंस नीचे गया, यानी आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे चला गया। तो हिंदी में हमने देखा था ना, देखो ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में पहले फर्स्ट टर्म में तो उसका अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकेंड टर्म में गया उसका मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि गोज डाउन हो गया। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन हिंदी सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस गोन डाउन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि इन हिंदी सब्जेक्ट, ऐसे लिख दो। इसका आंसर थोड़ा हम बदल के लिखते हैं कि द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में क्या हुआ है भाई? परफॉर्मेंस जो है वो उसका नीचे चला गया है, पता नहीं क्यों। हो सकता है उसको हिंदी समझ ना आ रही होगी, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। मुझे पता है ज्यादा टाइम लग गया ग्राफ बनाने में, लेकिन मुझे एक एक करके आपको बताना था, इसलिए टाइम लगा, वरना अगर आप एग्जाम में बनाओगे ना तो वो जल्दी से बन जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, तो ये डेटा कलेक्ट किया गया है एक कॉलोनी से। फेवरेट स्पोर्ट है यहाँ पर, मतलब जैसे फेवरेट स्पोर्ट यानी कि खेल। ठीक है, खेल बताया जा रहा है कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट देखने वाले कितने लोग हैं? 1240 और पार्टिसिपेट करने वाले 620। बास्केटबॉल देखने वाले कितने? 470 और पार्टिसिपेट करने वाले यानी खेलने वाले, मैदान में जाकर के खेलने वाले कितने? 320। स्विमिंग में भी आप देख सकते हो हॉकी और एथलेटिक्स। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब हमको करना क्या है भाई? हमें यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है, डबल बार ग्राफ, चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। ठीक है, हम बना लेंगे। एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, और फिर जब आप बार ग्राफ बनाएंगे ना तो उससे आपको क्या समझ में आता है, वो आपका अपना कंक्लूजन लिखना है कि आप उसको देख करके क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो लिखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है ये बताइएगा। एंड विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब कौन सा ज्यादा यहाँ पर, मतलब किसकी तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, तो आप एक ग्राफ बनाते हैं, ये लीजिए, इसको हम बोलते हैं कि तुम ना नीचे आओ, नीचे नीचे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आकर के इधर सेटअप हो जाओ। तो ये हम इसको यहाँ पर लेकर के आ गए। ठीक है, अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद इसको हम भेजते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये नीचे तो कुछ इसका काम है नहीं, और इसको भी भेज देते हैं हम इस साइड थोड़ा सा इधर। ठीक है, चलिए, तो इतना काम हमने कर लिया। यहाँ से हम एक एरो बना देते हैं, लो भाई हमने बना दिया। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे हम लोग ये स्पोर्ट्स को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग ये नंबर ऑफ पीपल दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपल, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या। ठीक है, हाँ, कहाँ जा रहे हो? इसको टेढ़ा कर दिया हमने और इसको हम लेकर के आ गए बच्चों इधर।
ठीक है, और यहाँ पे ला करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, तो हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चे स्पोर्ट्स को। ठीक है, चलिए इतनी कहानी तो हो गई हमारी खत्म। उसके बाद क्या करना है, हम अभी हमें ना जो लोगों की संख्या है मतलब स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हाईएस्ट इसमें वैल्यू कितना है 1240, यानी ये लगभग 1300 तक तो हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा। तो कितने कितने का डिफरेंस लिया जाए बताओ जरा, तो हम यहाँ पर कितने का डिफरेंस ले सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 100 का डिफरेंस लूं तो 1200 तक जाएगा ना, तो 100 का डिफरेंस लेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे 100, फिर इधर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, देखो ये 900 तक ही जा रहा है, यानी कि 100 का डिफरेंस हम नहीं लेते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों 200 का डिफरेंस ले तो कैसा रहेगा, अगर 200 का डिफरेंस ले ले या फिर 150 का, है ना, 150 का डिफरेंस ले ले, तो देखो ये 150, फिर यहाँ पे 300, 450, है ना, यहाँ पे 150 आ जाएगा, 150 0 से, फिर ये 150, फिर यहाँ पे 300, देखते हैं कहाँ तक बात बन पाती है, फिर ये 350, ये तो 50, मतलब कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो रुको, फिर इसमें 150 जोड़ेंगे तो 450, उसके बाद फिर यहाँ पे 600, ठीक है, फिर 750, ठीक है, ऐसे करके ही आगे बढ़ता जाएगा। 750 नहीं, हाँ, मतलब ये अगर मैं इतना इतना स्केल लूँ, या फिर एक काम करो 200 का ही गैप ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो 200 का ही गैप हम सीधा सीधा ले लेते हैं, फिर अपने हिसाब से जो ग्राफ है ना वो हम मतलब बार जो है बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आ गया बच्चे 200, यहाँ पे आ जाएगा आपका 400, ठीक है, 400 हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों 600, 1200, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1400। ठीक है, अगर आप इसके आगे जाएंगे तो फिर इसमें 200 हम लोग ऐड कर देंगे तो 1600 तक जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो अब चलिए हम लोग ये जो बार है वो बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका पहला स्पोर्ट है वो कौन सा है, क्रिकेट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिकेट, ये लीजिए मैंने लिख दिया बच्चे क्रिकेट। ठीक है, अब क्रिकेट में अगर आप लोग देखेंगे तो पार्टिसिपेट करने वाले और उसको देखने वाले कितने कितने लोग हैं, तो देखो देखने वाले कितने हैं बच्चे 1240, और पार्टिसिपेट करने वाले 620। ठीक है, तो 1240 कहाँ पर आएगा, आप सोचने वाली बात ये है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा जो 1240 है ना दोस्तों, वो 1200 और 1400 के बीच में आएगा, मानते हो ना इस बात को, लेकिन कहाँ पर आएगा, तो देखो भाई ध्यान से देखो, इसमें ना 200 का गैप हमने लिया है। कितने का बच्चों, 200 का गैप लिया है, यानी कि अगर मैं इसके बीचों बीच जाऊंगी तो यहाँ पे 1300 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। हमें 1300 से भी कम लेना है, क्योंकि जो 1240 है वो 1300 और 1200 के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा 1300 है, राइट। अब इसका अगर बीचों बीच ले ले, अगर हमने ये बीचों बीच ले लिया तो ये तो 1250 यानी कि 1250 हो जाएगा, हमें उससे भी कम लेना है, यानी 1240। मतलब ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो इसके भी नीचे आएगा। देखो कुछ ऐसा, ध्यान से समझो, हाँ आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए बच्चे, ये ना 50 से भी थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। देखो ये इसका आधा हिस्सा था, है ना, ये था हमारा 1250, और 1250 से भी 1 पॉइंट कम, यानी कि ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा 1240। ठीक है, समझ में आया, यानी कि क्रिकेट को देखने वाले कितने लोग हैं 1240, वो हमने दिखा दिया। फिर यहाँ पे 620 देखेंगे, पार्टिसिपेट करने वाले 620। अब ये 620 कहाँ पर आएगा, सोचने वाली बात ये है। तो देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये 600 तक हम पहुंच गए, लेकिन 620 आएगा कहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 600 और 800 के बीच की बात करें तो ये तो 700 हो जाएगा। तो 700 हमें थोड़े ना लेना है, हमें तो 620 लेना है। ठीक है, तो ये तो 700 हो जाएगा, 700 और 600 के बीच में आएगा 620। 620 का मतलब क्या, ये 600 से थोड़ा सा आप आगे जाना, ज्यादा आगे जाओगे तब वो 650 हो जाएगा। 620 बोला है, यानी कि बस इतना सा ही जाना, थोड़ा सा ही। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा 620, समझ रहे हैं ना। चलिए, बाकी आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ में ना 100 का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, 100 का डिस्टेंस लोगे तो और प्रॉपर्ली हम इसको अच्छे से क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलो 200 लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्पोर्ट है प्यारे बच्चे, वो है बास्केटबॉल। क्या है भाई, बास्केटबॉल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों बास्केटबॉल। ठीक है, अब बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूँ तो देखने वाले कितने लोग हैं 470, और उसमें खेलने वाले 320 है। 470 कहाँ पर आएगा, आप सोचिएगा जरा, तो ये 400 के आगे जाएगा, तो 400 तो यहाँ पर है, तो लो भाई 400 से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन कितना आगे जाएंगे, सोचने वाली बात ये है। तो देखो भाई, देखो 470 बोला है, यानी 500 के लगभग लगभग। तो देखो बच्चों, ये 400 यहाँ पे आ रहा है, तो 500 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 500 आएगा, क्योंकि 600 और 400 के बीच में ही तो 500 आएगा ना। अब बोला है 470, यानी कि 500 से कम। 500 से कम मतलब कितना पॉइंट कम, तो 500 से 3 पॉइंट कम, क्योंकि 70 बोला है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारा ग्राफ। ठीक है, बार कितना 470 लीजिए, इतने लोग देखने वाले हैं और उसको
पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं 320। 320 कहाँ पर जाएगा दोस्तों 300 के ऊपर, ठीक है। अब ये 300 कहाँ पर आएगा भाई, ये भी जरा समझ लो। तो देखो दोस्तों 300 कहाँ पर आएगा, 200 और 400 के बीच में यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया था 320। 320 का मतलब क्या कि हमें ना 300 से थोड़ा 2 पॉइंट आगे जाना पड़ेगा। ये था आपका 300, ठीक है। अब इससे 2 पॉइंट आगे जाइएगा, क्योंकि देखो 300 हो गया, 320, 300, 340, फिर 360, 380 और ऐसे करके हम लोग पहुंच जाएंगे 400 पे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हमें आगे जाना पड़ेगा। देखो कहाँ पर थे हम, इधर थे ना, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे 2 पॉइंट बस, ठीक है। क्योंकि अगर आधे पहुंचे तब तो कितना बोला था 300, एक मिनट, हाँ मैं कहाँ पर थी, 320 बोला था ना। तो 300 कहाँ पर आ रहा था, जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, 300 इधर आ रहा था, ठीक है, 300 इधर आ रहा था। अब 300 से 2 पॉइंट आगे, यानी हम कह सकते हैं 320 लगभग इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये लीजिए बच्चे, हमने 320 को भी दिखा दिया, ओके जी, कोई बात नहीं। अब आगे देखो भाई, आगे अगला जो स्पोर्ट है बच्चों वो है हमारा स्विमिंग, ठीक है। अब स्विमिंग की बात हम कर लेते हैं कि देखने वाले और उसको समझने वाले, समझने वाले नहीं, मतलब उसको पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं। तो देखो भाई स्विमिंग में वॉचिंग करने वाले कितने लोग हैं, 510। तो 510 कहाँ पर आएगा, 500 के आगे जाएगा। अब ये 500 किधर आएगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखो भाई हम बताते हैं आपको, 500 कहाँ पर आएगा दोस्तों, 400 और 600 के बीच में, 400 और 600 के बीच में यहाँ पे 500 आ जाएगा, मानते हो इस बात को, ठीक है। अब 500 से हमको आगे जाना है, क्योंकि इसमें बोला था 510। 510 देखो, ये 500 इधर आ रहा है भाई, देखो ये 500 इधर आ रहा है, इससे बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि 510 बोला है, 510 मतलब थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। लीजिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए और ये हो गया हमारा 510, समझे। हाँ 510, फिर इसके आगे जाओगे 520, 530 और ऐसे करके हम यहाँ पे 600 तक पहुंच जाएंगे, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं आगे, है ना। अगला यहाँ पे बच्चों जो स्पोर्ट है, नहीं इसमें देखिएगा, इसमें अभी ये देखने वाले कितने लोग हैं 300, पार्टिसिपेट करने वाले 320 हैं। तो यही वाला ग्राफ हमारा चला जाएगा इधर, क्योंकि ये भी 320 था ना। तो आओ भाई तुम इधर आ जाओ, ये आ गया इधर इधर इधर, हाँ ये हो गया बच्चों 320। कितना हो गया 320, इधर मैं लिख देती हूँ भाई 320। देखो ये 300 के 2 पॉइंट आगे, देखो यहाँ पे 300 आ रहा था, इसके 2 पॉइंट आगे, देख रहे हो ना। हाँ चलो आगे चलते हैं, अगला स्पोर्ट है प्यारे बच्चों हॉकी। तो हॉकी खेलने वाले कितने पर्सन हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, और उसको देखने वाले कितने लोग हैं, जरा देख लेते हैं। हॉकी, स्पेलिंग मेरी गलत क्यों हो रही है, हॉकी, हॉकी HOCKEY, लीजिए हॉकी के नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लेते हैं, मतलब खेलने वाले लोग और उसको देखने वाले लोग। तो खेलने वाले लोग है प्यारे बच्चों 400, नहीं देखने वाले 430, ठीक है। तो 430 कहाँ पर आएगा, तो ये 400 के ऊपर आएगा। तो 400 किधर आ रहा है भाई, इधर आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। हाँ देखो 430 बोला है उन्होंने, है ना। तो 400 किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम पूरा यहाँ पर पहुंच गए तब तो ये 500 हो जाएगा, हमें 430 ही बोला है। यानी कि बच्चे हमें ना यहाँ से 3 पॉइंट ही आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही आगे जाना पड़ेगा। 3 पॉइंट बोले मतलब इधर, ठीक है। 430 इधर होगा, फिर उसके बाद 440 और 430 बोला है ना। तो अगर मैं बात करूं, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि यहाँ पर हमने 200 का गैप ले लिया। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अपनी, क्योंकि अभी देखो मेरे बोर्ड पे ना इतनी मतलब ये जगह नहीं थी कि मैं ना यहाँ पे 100 का गैप ले पाऊँ, इसीलिए मैंने क्या किया है कि 200 का गैप ले लिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से गैप को लीजिएगा, ठीक है, मतलब जो स्केल है उसको प्रॉपरली लेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे दोस्तों किसकी, 430 की, है ना। तो 430 कहाँ पर आएगा, ध्यान दो, ये 400 है, अगर हम यहाँ पे पहुंच गए तो 500 हो जाएगा, ठीक है। 430 यानी इसके बीच में आएगा, यानी आधे से भी बहुत कम, आधे से भी कम, यानी कि देखो इधर 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 कहीं पे आएगा, देखो, है ना। मतलब ये 430 के लगभग है, 430 इधर होगा, 440, फिर यहाँ पे 450 और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे 500 पे, यहाँ पे 500 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अच्छा हमने 320 को सही दिखाया है कि नहीं, जरा मेरे को ना डाउट हो रहा है। ये 300 है, यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो 350 हो जाएगा, 320 मतलब सही ही दिखाया है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 430, ठीक है। हाँ थोड़ा और इसको ऊपर भेज देते, थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे, ज्यादा नहीं। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखिएगा बच्चों, खेलने वाले, हाँ पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, 250। तो 250 कहाँ पर आएगा, अब 200 के 50 ऊपर, ये सब मैं मिटा देती हूँ, ये फालतू की जो चीजें है ना इसको मैं पहले गायब करती हूँ। देखो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे 250 की। तो 250 कहाँ पर आएगा, आप सोचने वाली बात ये है। तो 250 मतलब देखो यहाँ पे पहुंचे तो 300 हो जाएगा, 300 और 200 के बीच में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 250, ठीक है। तो चलो अब ये ग्राफ हम बनाते हैं, ये लीजिए हमने ये बार बनाया और 250 कहाँ पर आ रहा है जरा देखना पड़ेगा। तो 250 जो है ना दोस्तों वो इधर आ रहा है, अच्छा जी, ठीक है। यानी कि 200 से
आधा आगे, 200 से आधा आगे, देखो 200 से आधा आगे मतलब 200 यहाँ पर आएगा और 200 से आधा हम गए तो ये हो गया बच्चों हमारा 250। ठीक है, ये 250 हो गया। फिर जो अगला खेल है वो है आपका एथलेटिक्स। तो चलो देखते हैं एथलेटिक्स में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसको थोड़ा हम लंबा कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्यारे बच्चे एथलेटिक्स के बारे में। लीजिए भैया, लिख देते हैं एथलेटिक्स के बारे में। तो इसमें देखिएगा कितने कितने लोग देख रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 250 लोग देखने वाले हैं, है ना, और 105 लोग खेलने वाले हैं। आ जाओ 250। तो 250 हमने कहाँ पर तो बनाया था, यही था ना 250। इसी को लेकर के चलते हैं। आ जाओ भाई 250, तुम इधर आ जाओ। देखो बच्चों 250 ये हो गया। इतने लोग क्या है, देखने वाले हैं एथलेटिक्स को। ठीक है, ये आपका 250 हो गया। ठीक है, और खेलने वाले कितने हैं, यानी पार्टिसिपेट करने वाले 105 लोग हैं। तो 105 कहाँ पर आएगा, अब ये बात है सोचने वाली। देखो यहाँ पर तो 100 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक 100 आ रहा है। देखो आपको दिखाऊं, अगर इधर देखो 200 और 0 के बीच में कितना आएगा भाई, इधर ना, इधर यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100। ठीक है, हमसे क्या बोला है 105। 105 का मतलब क्या हुआ कि 100 से थोड़ा सा आगे, एकदम एकदम इतू सा आगे। ठीक है, क्योंकि 105 बोला है ना, इसीलिए बहुत कम हमें जाना पड़ेगा। 110 भी नहीं बोला है, देखो इतना सा जाएंगे बस, ज्यादा मत जाना। तो ये हो गया भाई आपका 105। ठीक है, तो ये लीजिए हमने पूरा ये जो डेटा था इसको रिप्रेजेंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, चलो इतना काम तो हमने कर लिया, बाकी स्केल भी हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे। स्केल की बात कर लेते हैं। चलो इधर मैं स्केल लिख देती हूँ। स्केल में हमने क्या लिया है भाई, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 पीपल, 20 नहीं 200 लोग, 200 पीपल। ठीक है, चलो भैया ये तो हो गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे और इधर भेज देंगे 200 इधर। ठीक है, चलो स्केल की तो कहानी खत्म हो गई। अभी क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये जो डेटा रिप्रेजेंट किया है इसमें दो टाइप के लोग हैं, एक तो देखने वाले हैं, दूसरे पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, है ना। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन है देखने वाले और कौन है पार्टिसिपेट करने वाले, इसके लिए हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बॉक्स बना करके लिखना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था, है ना। तो क्या करेंगे, देखो अभी जो ये खेलने जो वॉचिंग वाले हैं ना दोस्तों, उनको हम क्या कर देते हैं, कलरफुल बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट को वॉच करने वाले कितने लोग हैं, 1240। ठीक है, 1240 लगभग इधर आया था। तो अब मैंने इसको एक एक करके, देखिएगा मैंने इसको कलर करते जाती हूँ। कौन से कलर से करना है, चलो बता दो, कोई हल्का कलर ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई, चलो पीला ही ले लेते हैं। लीजिए हमने इसको कलरफुल बना दिया। ठीक है, और उसको पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग थे, उसमें 620। तो 620 हमने एकदम सही किया, इधर से मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात, ये बास्केटबॉल की बात करूँ तो इसमें वॉचिंग करने वाले कितने लोग हैं, 470। तो 470 देखते हैं, हमारा 400 यहाँ पे इधर आ रहा था बच्चे 400। ठीक है, 470 बोला था, यानी 50 से थोड़ा आगे। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है, हमने सही से रिप्रेजेंट किया। अब इसको हम कलरफुल बना देते हैं। और ये 320 लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो 320 कहाँ पर आएगा, ये आपका 300 है, 300 से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल सही है। चलो ये हो गया। फिर स्विमिंग की बात कर लेते हैं। तो 510 लोग ऐसे थे जो वॉच कर रहे थे स्विमिंग को, है ना। तो 510, ये 500 था। ठीक है, 500 से एक पॉइंट आगे, यानी कि ये। ठीक है, इसको हम बना देते भाई कलरफुल। और 320 लोग ऐसे थे जो बस खाली बस पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉकी की बात करेंगे, 430। 430 कहाँ पे आ रहा था, ये आपका 430 पॉइंट, थोड़ा सा आगे हम बढ़ गए तो ये 430 हो गया। और इसको बना देते हैं बच्चों कलरफुल। और 250 लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब जो खाली जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। ये तो देखने वाले, ये पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं। 250 तो 250, ये 200, 5 आगे गए तो 250। ठीक है, फिर 250 लोग इसमें ऐसे थे जो देख रहे थे, और उसमें 105 लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे बच्चे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसे ऐसे करके दो ठे बॉक्स। ये बना दिया हमने पहला बॉक्स, ठीक है ना। अब ये बना दिया प्यारे दोस्तों हमने दूसरा बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स को हम लोग बना देते हैं कलरफुल, दूसरे को हम नहीं बनाएंगे कलरफुल। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में हमने क्या दिखाया है, तो हमने ये वॉचिंग वाले को दिखाया है ना, जो लोग खाली बस क्या कर रहे हैं भैया, देख रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टिसिपेटिंग वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, चलो अब ये जो दिया गया है इसको हम भेज देते हैं यहाँ पे, ये साइड में। लो भाई, सब कुछ हमने कर लिया। ठीक,
तो ग्राफ की तो कहानी यहाँ पे हो चुकी है खत्म, लेकिन रुको, अभी हमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी तो बताने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, आपका पहला सवाल ये था कि ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, हमने बना दिया। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, वो भी हो गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा, देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको देखने वाले लोग भी ज्यादा हैं और इसको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी ज्यादा हैं, है ना। देखो अगर दूसरे से कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें देखने वाले लोग भी ज्यादा हैं और इसको पार्टिसिपेट खेलने वाले लोग भी ज्यादा हैं। और अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं तो इसमें देखने वाले भी कम है और पार्टिसिपेट करने वाले भी कम है। तो ये हमने यहाँ से इन्फर किया, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख के बता रही हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों आंसर, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे बच्चों नंबर 1 और इसमें हम क्या लिखेंगे, तो ये जो ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया है उसको हम इधर यहाँ पे लिख करके बता देंगे। क्या लिखेंगे कि बार ग्राफ, देखो ऐसे लिखेंगे कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी ये जो आपका बार ग्राफ है ना बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें ना ये उन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या करते हैं, जिनको अलग अलग टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं वो देखना और उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल, अच्छे से लिखिएगा इसको, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक watching and participating in different sports, ठीक है, डिफरेंट स्पोर्ट्स। चलो ये बात तो हमने यहाँ पर लिख करके समझा दी, ठीक है, अच्छी बात है। और हमने इसमें क्या देखा था कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको ज्यादा लोग देखना भी पसंद करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना भी पसंद करते हैं। और एथलेटिक्स ऐसा गेम है जिसमें मतलब उसको देखने वाले भी कम है और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले भी कम ही लोग हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे और हम क्या लिख सकते हैं, और हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, इधर मैं लिख देती हूँ कि एंड हमने और यहाँ पे क्या चीजें ऑब्जर्व की कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो पसंद करते हैं क्रिकेट को देखना और उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं ना प्यारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, वो पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं दोस्तों, वॉचिंग एंड, ये सी है, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, watching and participating in cricket while least number of people, यानी कम लोग जो है ना, least यानी क्या, कम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि least number of people like watching and participating in athletics, ठीक है, like watching and participating एथलेटिक्स, ठीक है दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। तो ये लो भैया, हमने लिख लिया एथलेटिक्स, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर बता दिया है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो। आप जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो उसको इधर ला करके एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलो दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। पहले आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बताती हूँ, सुनो कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी यहाँ पर जो डबल बार ग्राफ हमने बनाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट while least number of people like watching and participating in athletics, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है। तो जिसको देखने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे वही स्पोर्ट ज्यादा पॉपुलर होगा, यानी कि जो क्रिकेट है ना बच्चे वो हमारा मोस्ट पॉपुलर गेम हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिकेट, देखो बार ग्राफ से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, मतलब क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम द बार ग्राफ, ठीक है बच्चों, फ्रॉम द बार ग्राफ से हमने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि क्रिकेट, कैसे क्वेश्चन पूछा था कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो हम बोलेंगे कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, स्पोर्ट इज क्रिकेट,
समझा। और क्यों है क्रिकेट, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको देखने वाले और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। चाहो तो आप बार ग्राफ में देख भी सकते हो, इसी का ग्राफ तो सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, यानी लोगों का झुकाव किसकी तरफ है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं या फिर देखने वाले लोग ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखने वाले ही ज्यादा होंगे, है ना। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट स्टेडियम में खेलने वाले लोग ज्यादा होते हैं कि देखने वाले होते हैं, जो कि इस डेटा में भी हमने देखा ही था। यहाँ पर देखो, देखने वाले लोग ज्यादा है और खेलने वाले लोग कम है, तो वही आपको इधर बताना है। तो चलो भैया, तीसरे सवाल का जवाब हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बार ग्राफ से हम क्या रिप्रेजेंट, मतलब क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। इधर हम लिखेंगे कि फ्रॉम बार ग्राफ, ठीक है बच्चों, फ्रॉम बार ग्राफ, बार ग्राफ से हमने ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व करा भाई, तो हमने ये देखा, हमने क्या देखा कि कैसे लिखोगे आप इसका आंसर, कि फ्रॉम बार ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि द बार ऑफ, ऐसे लिखेंगे, द वॉचिंग बार, ऐसे लिखते हैं हम लोग, द वॉचिंग बार, वॉचिंग बार इज लॉन्गर, वॉचिंग बार्स आर, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, वॉचिंग बार्स आर लॉन्गर देन द पार्टिसिपेटिंग बार्स। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। देखो हमने ग्राफ से क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि द वॉचिंग बार्स, बार्स का मतलब ये जो हमने रेक्टेंगल टाइप का बनाया इसकी बात की जा रही है, कि जो वॉचिंग बार्स है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो लॉन्गर है, यानी कि ज्यादा लंबे हैं एज कंपेयर टू, ये एल आएगा, ये ओ नहीं आएगा भाई, ये एल आएगा, ये ओ आएगा, ओ, ठीक है, LONGER, लॉन्गर देन पार्टिसिपेटिंग बार्स, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग बार्स हैं उनसे अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो वॉचिंग वाले बार्स क्या है, ज्यादा लंबे हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखना पसंद करते हैं, मतलब देखने वाले लोग ज्यादा हैं और खेलने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था ना कि विच इज मोर प्रीफर्ड, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि हेंस वॉचिंग इज more preferred, watching is more preferred than participating। ठीक है, then participating, तो ये लीजिए भैया, हमने इसका भी आंसर दे दिया, participating। ओके, यस, तो यहाँ पर आपका ये सवाल होता है समाप्त। तो देखो भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सबके आंसर हमने दे दिए। तो आपको क्या करना है, पहले ये ग्राफ बना लेना है और फिर उसके बाद दिए गए सवालों के आप जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलो भैया, अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, जरा आप ध्यान दीजिएगा कि टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1, यानी जो टेबल 3.1 है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आप उसको देखिए। ठीक है, उसे आपको देखना है और फिर यहाँ पे डबल बार ग्राफ आपको बनाना है यूजिंग द डेटा। ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर बताने हैं। ठीक है, अब आपको बताऊं, अगर आप लोग न्यू एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे, न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये जो फिगर है ना वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये पुराने वाले में है, देखो ये वाला फिगर है, तो आप देख लेना, पुरानी वाली बुक को अगर आप देखोगे ना तो ऐसे आपको फिगर दिखेगा 3.1। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, न्यू एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मैंने देखा, तो पुराने वाले बुक से मैं लेकर के आई हूँ इस डेटा को। ओके, तो ये यहाँ पे दिया गया, टेम्परेचर बताया जा रहा है, टेम्परेचर ऑफ सिटीज, जैसे कि सिटी यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है। अहमदाबाद में कितना है भाई, 38 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम, मिनिमम हो जाता है 29 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई सबका बताया जा रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है और इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से वही सेम काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ वही सब कुछ करो जो अभी तक कर रहे थे। तो देखो बच्चों, हाँ अब मैं इसको यहाँ से करने वाली हूँ, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी अब बनाएंगे। ठीक है, बहुत टाइम लग जा रहा है हमारा बार ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक मैं ना अपना काम आसान बनाने के लिए मैं ना एक काम करती हूँ, पता है आपको क्या करने वाली हूँ, अभी देखो पता चल जाएगा आपको। हाँ, इधर मैं इसको लेके आ गई। ठीक है, अब ये जो बिना काम की चीजें है ना इनको हम हटा देते हैं, लेकिन सब कुछ तो बिना काम का ही था, कोई बात नहीं, ये पूरा ही मिटाना पड़ेगा वैसे भी, चलो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। ठीक, हाँ ये दोनों बॉक्स मिटा देते हैं, इसको भी।
अब तुम दोनों भी यहाँ से गायब हो जाओ। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे स्केल वगैरह सब कुछ अच्छे से लेना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टेम्परेचर को दिखाया जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर दिया है दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस 29। तो हाईएस्ट इसमें कितना है, हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 40 के आसपास है, यानी अगर हम 60 तक बनाएंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो चलो भाई 10-10 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। तो एक यूनिट विच इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री 20, फिर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा बच्चे 40 डिग्री, इधर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, इधर आ जाएगा 60 डिग्री। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो टेम्परेचर है ना बच्चे, उसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। देखो ये जो टेम्परेचर है ना बच्चे, उसको एक्स एक्सिस नहीं सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो सिटीज है ना, इनको हम दिखाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो चलो अभी टेम्परेचर में इधर लिख देती हूँ, टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो हम इधर ला करके इसको लिख देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे सिटीज की बात की जा रही है, तो सिटीज को हम दिखा देंगे इधर नीचे, सिटीज, ठीक। लो भैया ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब सुनो क्या करना है। अब आपको बार जो है वो बनाते जाना है। अब हम लोग टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, फटाफट से करेंगे। तो देखो अहमदाबाद, पहला जो यहाँ पे स्टेट है मतलब सिटी है, वो है अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। अहमदाबाद पूरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो अहमदाबाद, स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, अहमदाबाद, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है भाई, 38 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर है प्यारे बच्चों 29 डिग्री सेल्सियस। तो 38 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा, 38 किधर आएगा, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो 38 तो 30 के ऊपर जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन 38 जाएगा कहाँ पर, तो देखो दोस्तों 38 लगभग लगभग हमारा यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इसके आगे जब जाओगे तो 39, उसके बाद 40 पे हम पहुंच जाएंगे, इसीलिए 38 डिग्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया दोस्तों हमारा 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर था। मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा, तो वो हमारा 30 के एक पॉइंट नीचे आएगा। देखो दोस्तों ये 30 है, देखो ये 30 है, 30 के एक पॉइंट नीचे, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस। ये अहमदाबाद का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अमृतसर की हम बात कर लेते हैं। तो आओ भैया अमृतसर लिखें, अमृतसर, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 कहाँ पर आएगा, तो 30 के 7 पॉइंट आगे, ये है हमारा 30, ठीक है दोस्तों। ये आपका 30 है, बराबर 30 है ना। अब 30 से 7 पॉइंट आगे जाना है, यानी 30 35 और 2 पॉइंट और आगे चले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। 37 फिर 38 39 40, ठीक है। तो ये हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 26 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों 20 कहाँ पर आएगा, तो ये 20 से 6 आगे जाएगा, ये आपका 20 है। अब 20 से ये 25 हुआ, इससे एक पॉइंट आगे चले जाओ तो ये 26 हो जाएगा। 26 से तो बोला था, 26 डिग्री सेल्सियस हमने बना दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सिटी है बच्चे, वो है बैंगलोर। आओ भैया बैंगलोर की जरा हम बात कर लेते हैं, है ना। आइए बैंगलोर, बैंगलोर की बात करें, बिल्कुल। तो देखो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया है भाई, 28 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर है दोस्तों 21 डिग्री सेल्सियस। तो 28 कहाँ पर आएगा, तो 20 से 8 आगे। तो देखो भाई ये आपका 20, यहाँ तक तो 20 हो जाएगा, है ना। 20 से 8 आगे बोला है, यहाँ तक जाओगे तो 25, देख लो 25 होगा, ठीक है। 8 आगे बोला है तो हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, देखो यहाँ तक, ठीक है। मिला लो अच्छे से मिला लो। ये हम कहाँ पे, एक मिनट, कितना बोला था, बैंगलोर का 28 बोला था, 28 बोला था, तो हमें 20 से आगे जाना था ना। तो 20 कहाँ पे आ रहा है पहले ये देखना पड़ेगा, 20 इधर आ रहा है, 20 से 8 आगे यानी कि इधर, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल इधर, अभी मिला लेती हूँ मैं, थोड़ा और नीचे आओ भाई। हाँ अरे तुम थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस बोला गया था भाई। तो 20 देखो ये 20 25 और इससे हम 8 आगे गए तो यहाँ पर, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। आओ फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस। तो 21 कहाँ पर आएगा भाई, 21 यानी कि 20 से आगे। तो देखो भाई 20 कहाँ पे आ रहा था, 20 इधर आ रहा था, आप जरा मिला लो, देखो 20 इधर आ रहा था। अब इससे एक पॉइंट आगे जाएंगे, एक पॉइंट आगे जाने का मतलब क्या है, यहाँ तक 21 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो हमारी सिटी है प्यारे बच्चे, वो है दिल्ली, है ना, चेन्नई। चेन्नई है, अभी चेन्नई की बात कर लेते हैं, है ना। चेन्नई, कितनी सिटीज हैं यहाँ पर, रुको, चेन्नई है, फिर दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, मतलब बहुत सारी हैं। तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, है ना। अब ये जो एक एक को हम लेंगे एक एक ग्राफ के लिए, समझे, हाँ थोड़ा आप समझदारी दिखानी पड़ेगी, वरना फिर ना हमारा ग्राफ जो है वो बन ही नहीं पाएगा ठीक से। आओ अब आप इधर आओ भाई, इधर आओ तुम, ठीक है बच्चों। देखो अब ध्यान से देखो, थोड़ी समझदारी नहीं दिखाएंगे ना
तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जो हमने इतनी मेहनत की रहेगी सब पानी में चला जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, देखो मैं ये जो ग्राफ है ना बच्चों, इसको थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ, मतलब पतला पतला बना रही हूँ, ताकि जो पूरी सिटीज है ना वो इसके अंदर आ जाए, वरना सारी सिटीज नहीं आएंगी, फिर ये पूरा हमको और बड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक, मैं आपको अभी लास्ट में बता भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या करा, सारी चीजें बताती हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। और ये सिटीज के नाम भी मैं ठीक से लिख देती हूँ। आओ आओ पहले आप पहले इतना देखो, ठीक है, हाँ फिर समझाती हूँ क्या है क्या नहीं है। सिटीज के नाम जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ से पहले तो गायब करती हूँ। हाँ ये भी गायब कर दिया। अब ध्यान दो, अहमदाबाद की हम बात कर रहे थे ना दोस्तों, तो यहाँ पर है अहमदाबाद। इधर कहाँ जा रहे भाई, तुम छोटे हो जाओ। देखो बच्चों ये था हमारा अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद ये था। ओके, तो अब इसमें हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये 30 से 8 आगे है ना, 30 से 8 आगे है कि नहीं देख लो। और फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना बोला था, 29 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों ये 20 से 9 आगे है, ठीक, पहला समझ में आ गया। फिर दूसरा यहाँ पे जो हमारा शहर था वो था भाई अमृतसर, तो ये था अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। तो अमृतसर में हमने देखा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री यानी कि 30 के कितना 7 आगे गया। और इसका मिनिमम टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 20 ये था, 25 और 26, ठीक है, हमने एकदम सही बनाया था। फिर तीसरा जो यहाँ पे शहर है भाई वो है बैंगलोर, तो बैंगलोर का भी तो हमने बना ही दिया था ना, बैंगलोर। आओ बैंगलोर का हम देख लेते हैं भाई। तो बैंगलोर में हमने देखा था कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 के 8 आगे, यहाँ तक जाएंगे तो 25, 8 हम आगे गए थे। और मिनिमम टेम्परेचर अगर आप इसका देखेंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 से 1 आगे, 20 से 1 आगे हम गए थे, ठीक है बच्चों, 20 से 1 आगे, यानी थोड़ा सा ही आगे जाना पड़ेगा, ज्यादा आगे मत जाओ, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद का मैं आपको बता रही हूँ। अगला जो हमारा ये सिटी रहने वाला है दोस्तों वो है चेन्नई। बेंगलोर का हो गया, आप चेन्नई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भाई चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। चलो चेन्नई की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें आप देखिएगा, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है दोस्तों 36 डिग्री सेल्सियस। तो 36 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा, यानी कि 30 के आगे जाएगा। आओ देखते हैं कहाँ तक इसको लेकर के जाना पड़ सकता है। तो यहाँ तक अगर हम गए ना दोस्तों तो ये हमारा 30 हो जाएगा, देखो यहाँ तक गए तो 30 होगा। अब 36 बोला है, यहाँ तक पहुंचेंगे ना तो ये 35 होगा, मिलाते हुए चलो 35 और 36 बोला है, यानी इसके एक पॉइंट आगे, मतलब थोड़ा सा आगे। लो हम पहुंच गए 36 पे, देखा 36 पे पहुंच गए। फिर इसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 मतलब क्या, 20 से आगे जाना चाहिए, 20 से 7 आगे जाना चाहिए। तो भैया 20 कहाँ पर आ रहा है, पहले आप ये ध्यान दे दो, ये 20 आ रहा है, देख लो। अब 27 बोला है इन्होंने, 27 बोला मतलब ये 25 होगा, और 25 से 2 पॉइंट आगे, थोड़ा और आगे आपको जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल यहाँ पर आ जाइएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 27। देखो 27 समझ में आया। हाँ अब अपने अंदाजे से बना सकते हैं इसको। फिर उसके बाद दिल्ली की बात करेंगे, तो आप भैया दिल्ली का हालचाल देख लेते हैं, है ना। दिल्ली, इधर हम लिखेंगे दिल्ली, ठीक है। चलो इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों आपका 38 डिग्री सेल्सियस। तो 38 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 38 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो हमारा यहाँ पर आएगा। देखो बता देती हूँ मैं, देखो इसी ग्राफ को इधर लेके आ जाना और यहाँ पे ला करके प्लॉट कर देना, क्योंकि वो भी था 38 डिग्री सेल्सियस। लो भाई 38 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 30 के 8 आगे, ठीक है। फिर इसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 और किसमें था, 28 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर वाले में था ना, बैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर। देखो 28 डिग्री सेल्सियस, लो इसी को हम लेकर के चलते हैं। आओ भाई 28 डिग्री सेल्सियस वाले इधर, समझे कैसे बना रहे, देख लो 28 डिग्री सेल्सियस लगभग इधर आएगा ना, देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, है ना। फिर नेक्स्ट जो हमारा शहर रहने वाला है बच्चे वो है जयपुर। आओ भाई थोड़ा हम लोग जयपुर की भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो जयपुर में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों आपका 39 डिग्री सेल्सियस। तो चलो अब 39 की हम बात कर रहे हैं ना, तो 39 कहाँ तक जाएगा, वो 30 से 9 आगे, यानी कि 40 से थोड़ा सा कम। 40 कहाँ पर आ रहा है, देखो 40 से 1 पॉइंट कम। देखो बच्चों यहाँ पे 40 आ रहा है, ध्यान देना, 40 यहाँ पे आ रहा है, 40 से 1 पॉइंट कम, तो इसीलिए हमारा 39 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर मिनिमम टेम्परेचर जरा इसमें आप देख सकते हैं जयपुर में 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो 29 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद का ये वाला बार था, तो इसको हम लेकर के चलते हैं, यहीं पे ला करके जोड़ देते हैं, ये लीजिए, ठीक। आप अपने हिसाब से इसको बनाइएगा अच्छे से। लो भैया हमने बना दिया, तो जयपुर का हो गया 29 डिग्री सेल्सियस, ये मिनिमम टेम्परेचर। फिर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों 41 डिग्री सेल्सियस। तो जम्मू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जम्मू, ठीक है।
हाँ, जम्मू का देख लो 41, 41 कहाँ पर जाएगा, 40 से एक आगे। तो देखो बच्चों यहाँ तक जब हम पहुंचे तो ये 40 कहलाया है ना, ये 40। अब 40 से एक आगे यानी कि इतना 41 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर है दोस्तों 26 डिग्री सेल्सियस। तो आओ भाई 26 डिग्री सेल्सियस हम ले लेते हैं। तो 26 देखो इधर ही आएगा, 25 से एक आगे। तो देखो भाई 25 से एक आगे ये हो गया बच्चों आपका 26 डिग्री सेल्सियस, समझे। अब आगे चले, ओ 26 बोला था ना, हाँ ठीक तो है 26। एक बार मैं अच्छे से नाप लेती हूँ, ठीक। यहाँ पर आएगा 26, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता है भाई मुंबई। आ जाओ मुंबई की जरा हम बात कर लेते हैं, मुंबई, ठीक ओके। चलो मुंबई में देखो हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा, 30 के 2 पॉइंट आगे। तो देखो भैया 30 किधर आएगा बताती हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। देखो 30 इधर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा 30 से 2 पॉइंट आगे, 30 से 2 पॉइंट आगे मतलब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 32। देखो 32 यहाँ पर आएगा। तो इधर से अगर मैं लाइन खींचू देखो 32 पे जाकर के मिला ना। अब इसमें मिनिमम टेम्परेचर हम देख लेते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर है बच्चों आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा भाई, तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा, देखो इधर आएगा, मतलब 25 से थोड़ा ये आगे 2 पॉइंट आगे, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस और कौन सा था, और यहाँ पर था चेन्नई का दूसरा वाला ग्राफ यानी कि ये, ठीक है। चलो इसी को हम लेकर के चलते हैं और यहीं पे ला करके इसको खड़ा कर देते हैं, इसी को ला करके इधर खड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, ये आपका हो गया दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस। जम्मू का देखो 26 था, आप ये मत सोचो कि दोनों बराबर है, 26 था तो इसको हमने थोड़ा कम उठाया, 27 था तो इसको ज्यादा हमने करके ऊपर कर दिया, ठीक। तो ये ग्राफ यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अभी लिखनी बाकी है। जैसे कि यहाँ पे हमने सिटीज को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे आप लिख दो प्यारे बच्चों सिटीज, ठीक है। चलो ये तो हो गया। उसके बाद आपको स्केल भी लिखना पड़ेगा, तो स्केल में इधर लिख देती हूँ। स्केल क्या लिखेंगे हम, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमने टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसको मैं इधर ले जाकर के कर देती हूँ। और उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, तो देखो कौन सा बार जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे हमने ये एक बना दिया और ये हमने एक और बॉक्स बना दिया। एक को हम बना देते हैं प्यारे बच्चों कलरफुल, तो देखो हमने इसको कलरफुल बना दिया। तो ये जो कलर वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिना कलर वाला मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक। और ये जो सेकेंड वाला है बिना कलर वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो ये मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों मिनिमम टेम्परेचर, ठीक। चलो अब इसको कहते हैं कि तुम दोनों जाओ इस साइड में चले जाओ, ठीक है। अब चलो कलर कर देते हैं, कलर कर दिया, आ जाओ भाई कलर हो जा जल्दी से। ये देखो ये पूरा ही हो गया, पूरा नहीं करना था, हाँ एक एक करके ग्राफ को करना था। ये लीजिए हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बहुत सुंदर सा ग्राफ है बच्चों वो बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे देखो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा, कि विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। यानी आपको बताना है कि कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है, तो दोनों के बीच का गैप सबसे ज्यादा कौन से सिटी में है। तो ये आप इसका मतलब ये देख के भी इसका आंसर दे सकते हो, बाकी चाहो तो ग्राफ की मदद से भी आंसर दे सकते हो। तो सबसे ज्यादा गैप किसके बीच में आपको नजर आ रहा है, देखिएगा ये मैक्सिमम है ये मिनिमम, तो इसमें इतना गैप है, इसमें इतना गैप है, ठीक है भाई रहने दो, इसमें इतना गैप है, इतना गैप है, इधर इतना गैप है, इधर इतना गैप है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप है ना, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा। सबसे ज्यादा गैप आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो जम्मू में दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ अपना इधर से माइनस करके भी देख सकते हो, देखो जम्मू का जो टेम्परेचर था मैक्सिमम टेम्परेचर 39 था और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 29 था। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया दोस्तों, तो 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 डिग्री का आ रहा है, इधर 10 डिग्री का आ रहा है क्या, जरा देखें, इधर 10 डिग्री का आ रहा है, जयपुर नहीं जम्मू बोला था हमने, ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री का, इधर भी 10 डिग्री का आ रहा है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो 11 - 6 किया तो 5, ठीक है।
और यहाँ पे 1, यानी 15 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, डिफरेंस आ रहा है। यानी कि यहीं पे सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जम्मू का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो वही तो हमसे पूछा गया था कि विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसका आंसर में लिखो। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको भेजते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, कहाँ भेजेंगे, आओ हम इसका आंसर लिखते हैं बच्चे। चलो नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1, और क्या लिखेंगे कि जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक, चलो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, यानी सबसे गर्म सिटी कौन सा है और सबसे ठंडा सिटी कौन सा है। तो हमें देखना पड़ेगा, देखो टेम्परेचर आपको मालूम है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो समझो कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हुआ समझो कि क्या हो रहा है कि ठंडी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे गर्म सिटी कौन सी है, यानी जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसका होगा, हम उसको कहेंगे कि वो सबसे गर्म प्रदेश है। तो बताओ भाई कौन सा गर्म सिटी है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो दोस्तों 41, यानी कि जम्मू क्या है, हॉटेस्ट सिटी है। और सबसे मतलब ठंडा कोल्डेस्ट सिटी कौन सा है। तो मिनिमम टेम्परेचर में अगर आप देखोगे तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर आ रहा है देखने के लिए, तो देखो भैया इधर आ रहा है 21 डिग्री सेल्सियस, समझे ना। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंगलोर हमारा कोल्डेस्ट सिटी हो जाएगा और हॉटेस्ट सिटी हो जाएगा जम्मू, ठीक है। तो चलो अब दोनों का नाम हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे भैया हॉटेस्ट सिटी, ठीक है, हॉटेस्ट सिटी इज, बोलो क्या, जम्मू, ठीक, जम्मू। एंड कोल्डेस्ट सिटी इज बैंगलोर। आओ भैया बैंगलोर हम लिख देते हैं, बैंगलोर, ठीक, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, बैंगलोर भी हमने लिख दिया है ना। हाँ, यहाँ से भी आप चाहो तो देख करके बता सकते थे कि हॉटेस्ट सिटी यानी जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जम्मू और जिसका ग्राफ सबसे नीचे देखो यहाँ पे मिनिमम वाले में है ना, तो इसीलिए बैंगलोर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि नेम एनी 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर। समझिएगा ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वरना इसका आंसर आप पक्का गलत कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो इसमें क्या लिखा है कि नेम 2 सिटीज, यानी आपको ऐसे 2 सिटीज के नाम लिखने हैं जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन was less than the minimum temperature of the other। यानी कि देखो आपको ऐसे 2 सिटी के नाम लिखने हैं जिसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन सिटी, यानी एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से क्या है बच्चे, कम है। समझ में आ रहा है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर कम है मिनिमम टेम्परेचर से। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाकर के देखना पड़ेगा। आप इधर से भी देख के बता सकते हो, बाकी इसमें से भी देख के बता सकते हो। तो देखो आपको अगर मैं बताऊं, अच्छे से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कम होना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर से, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम अच्छे से देखते हैं, जैसे बैंगलोर, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस हमने लिया और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। अब 28 से यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो बच्चों 28 से बड़ा नंबर जो है वो हमको दिख रहा है 29, और कौन सा बड़ा है, देखो इधर भी है 29, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, इधर भी 29 इधर भी 29, ठीक है। वही तो बोला था कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 सिटीज के क्या क्या नाम लिख सकते हैं, देखो बैंगलोर और आप जयपुर लिख सकते हो, क्योंकि देखो बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। और आप ये भी लिख सकते हो अहमदाबाद, ये देखो बैंगलोर एंड अहमदाबाद भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है और मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कम है, ठीक है, यही तो हमें बताना था। तो देखो भाई इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अब मैं इसको छोटा कर दूं, है ना। चलो अब इसका आंसर लिखते इधर डालेंगे नंबर 3, और नंबर 3 डाल के हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे क्या बोला था मैंने, हमने क्या देखा था यहाँ पर, हमने देखा था बैंगलोर एंड जयपुर, ठीक है, जयपुर था ना, बैंगलोर, और कोई तो नहीं है ना भाई, मैं देख लेती हूँ एक बार फिर से, सबसे कम तो इसमें यही है ना, 28 डिग्री सेल्सियस से और कुछ तो कम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यही है, तो चलो यही लेना पड़ेगा,
क्या लिखेंगे, बैंगलोर एंड जम्मू, जम्मू था, जम्मू नहीं था, बैंगलोर एंड क्या था, चेन्नई था आई थिंक, है ना, कहाँ जा रहे हैं हम बार बार, बैंगलोर एंड जयपुर, हाँ, और अहमदाबाद भी था। तो देखो बच्चों, बैंगलोर एंड जयपुर आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बैंगलोर एंड अहमदाबाद, क्योंकि दोनों में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो ये जो यहाँ पे कंडीशन बोली गई थी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लेस देन द, क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो बिल्कुल सही है, बैंगलोर एंड जयपुर आप लिख दो, और चाहो तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो भाई, बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है, ये भी चलेगा, बैंगलोर एंड अहमदाबाद, है ना, ठीक। तो ये दो सिटीज ऐसे हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर एक का क्या है बच्चों, कम है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, ठीक है। तो बस इनका नाम लिख दोगे तो भी चलेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बस नाम ही तो पूछा था, तो नाम हमने बता दिया, बस कहानी खत्म, ठीक है। बीच में और आप जोड़ लो, और या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है भाई, आपकी मर्जी। लो यहाँ पे मैंने और लगा दिया। अब चलो चौथे सवाल का आंसर देते हैं। क्या बोला है कि नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी वो सिटी का नाम आपको लिखना है जहां पे बहुत कम डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम डिफरेंस, अब हमें मिनिमम डिफरेंस यहाँ पे देखना है। तो मिनिमम डिफरेंस आप यहाँ से ग्राफ को देख करके बता सकते हैं क्या। तो देखो दोस्तों, कहाँ पे सबसे इतना सा डिफरेंस होना चाहिए दोनों ग्राफ के बीच में, दोनों जो बार्स हमने बनाए ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे इतना है, इधर इतना है ना, अच्छे से देखेंगे तो हमको समझेगा। सबसे कम तो मुझे मुंबई में दिख रहा है, देखो भाई मुंबई में सबसे कम है ना, आप चाहो तो इसकी मदद से भी देख सकते हो। देखो मुंबई में डिफरेंस कितने का है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे बच्चे, तो कितने का डिफरेंस है, 32 और 27 है ना, यानी कि 5 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तो ज्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है, इधर तो 15 डिग्री तक लगभग था, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ज्यादा है, मतलब 5 से ज्यादा ही है। इधर आप देखोगे तो बच्चों 7, और यहाँ पर भी ज्यादा है, मतलब सबसे कम कहाँ पर है, तो मुंबई में ही है। तो इसीलिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुंबई हैज द, देखिए मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस between its minimum and the maximum temperature, minimum and the maximum temperature। तो ये लो भाई, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो पहले आपको ग्राफ बनाना है जैसे मैंने बनाया, और पूरा स्केल लिख दीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर जो है वो लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फाइनली मैं आपको बहुत मतलब बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 है बच्चों, ये होता है समाप्त। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमने पढ़ा प्यारे बच्चों बार ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, वो होता है फिनिश, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पर हमने डेटा के बारे में पढ़ा कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कोई डेटा हमारे पास है तो उसमें हम कैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या देखा था, मीन कैसे निकाला जाता है, फिर हमने रेंज के बारे में जाना था, मोड मीडियन भी हम पढ़े थे हमने कहाँ पर, तो 3.2 में। और यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों किसके बारे में पढ़ा, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ भी एक तरीका हो सकता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो हमने सीखा, और कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सारी चीज तो मैंने आपको बताई दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।